सीओ किंगडम की प्रिंसेस शादी कैंसिल करने के लिए पूरी तरह रेडी है और सब लोग कंप्लीटली शॉक्ड हैं। अब देखो, पेंड्रैगन हाउस किंगडम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, अपने पैसों, जमीन या इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं, बल्कि इस फैक्ट की वजह से कि वो एक लिटरल ड्रैगन के साथ पैक्ट बना सकते हैं। जनरेशन से हर पेंड्रैगन ने ऐसा किया है और सबको लगा था कि हमारा लड़का एरन भी यही करेगा, पर उसने नहीं किया। तो अब इन लोगों को लगता है कि वो बेसिकली यूजलेस हो चुका है। सिर्फ उन्हें छोड़कर जिनकी फेम फेटिश हो। नेचुरली डचेस बहुत गुस्से में है। वो बस सर काटने का ऑर्डर देने ही वाली होती है कि तभी हमारा लड़का अंदर आता है और आते ही बोलता है, तो तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो। उसको एक नजर देखते ही वो कंफ्यूज हो जाती है। क्या ये वही एरन है जिसे वो जानती थी? क्योंकि वो पर्दे के पीछे छुपने वाला डरपोक अब जा चुका है। ये नया एरन सीधा उसकी आंखों में देखता है, उसके ट्रैशी नाइट को डिसमिस करता है, स्मूथली उसे उसके रूम तक एस्कॉर्ट करने का ऑफर देता है, टी ऑर्डर करता है और सीधा मुद्दे की बात पर आता है। अगर तुम्हें नया मैं पसंद नहीं तो शायद हमें एंगेजमेंट कैंसिल ही कर देनी चाहिए। वो पलट कर जवाब जरूर देती अगर वो हमारे लड़के की बॉडी को चुपके से ताड़ने और कुछ वेरी नॉट सेफ फॉर वर्क थॉट सोचने में इतनी बिजी ना होती। तो आखिर उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या? ये जानने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे लड़के रेवन से, जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। वो कैजुअली इस जायंट डीमन वुल्फ को पैकअप करता है और इससे पहले कि वो ठीक से सांस भी ले पाए, एक मैसिव बर्ड उस पर डाइव बॉम्ब करने का ट्राई करती है। पर ब्रो थोड़ा सा भी फ्लिंच नहीं करता। वो बस कैजुअली हवा में ही उसके विंग्स काट देता है और आगे बढ़ जाता है। जमीन पर एक रैंडम गॉब्लिन मोनोलॉग देने लगता है कि ये कितना इंसेन है कि एक अकेला बंदा पूरी डीमन आर्मी को सोलो कर रहा है। ये गॉब्लिन लिटरली फैन बॉइंग कर रहा है। उसे द इमॉर्टल रेवन, द फियरलेस डीमन हंटर बुला रहा है। पर रेवन किसी पॉडकास्ट के मूड में नहीं है, तो वो उसको चुप कराने के लिए अपनी स्वॉर्ड सीधा उस गॉब्लिन के स्कल में घुसा देता है। वो एक डीप ब्रेथ लेता है, मून की तरफ देखता है और एकदम बैंगर लाइन बोलता है, 15 डेज लेफ्ट, सिर्फ 15 दिन और फिर वो फाइनली इस हेल होल से बाहर निकल जाएगा। देखो, रेवन बस कोई रैंडम स्वॉर्ड घुमाने वाला साइको नहीं है। वो एक्चुअली एक फॉलन अरिस्टोक्रेट है। पुराने दिनों में उसकी फैमिली एम्पायर के सबसे ऑनरेबल हाउसेज में से एक थी। वो सबसे रिचेस्ट या सबसे ओपी नहीं थे, पर वो जेन्युइनली अच्छे लोग थे। तो नेचुरली एक मनवा यूनिवर्स में उनकी बुरी तरह बैंड बज गई। एक दिन उनके पूरे एस्टेट में आग लग जाती है और ये स्मग लुकिंग बास्टर्ड रेवन को उसके बालों से घसीटते हुए पूरी भीड़ के सामने लाता है और उसकी फैमिली पर एक रिबेलियन प्लॉट करने का इल्जाम लगाता है। रेवन चिल्ला रहा होता है कि ये एक सेटअप है और दूसरे हाउसेज ने उन्हें फ्रेम किया है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पेरेंट्स पहले ही मारे जा चुके हैं, तो ये स्मग बास्टर्ड उसके आगे एक क्लासिक विलन डील रखता है। वो रेवन को फ्रंट लाइंस पर 10 साल के लिए डीमन स्लेयर बनाकर भेजने की मर्सी ऑफर करता है। ये बेसिकली एक गारंटीड डेथ सेंटेंस है, एक सुसाइड स्क्वाड जो स्ट्रिक्टली क्रिमिनल्स और स्लेव्स के लिए रिजर्व्ड है। पर रेवन अपना प्राइड निगलकर अपने घुटनों पर गिरता है और कसम खाता है कि अगर वो जिंदा बचा तो वो अपनी फैमिली का नाम क्लियर करके रहेगा। फास्ट फॉरवर्ड, लिटरली सभी ऑड्स के खिलाफ हमारा लड़का एक्चुअली पूरे 10 साल सर्वाइव कर गया। वो इन ट्रेंचेस में ग्राइंड करता रहा और अब वो बेस कैंप वापस आ चुका है, जहां उसकी सेंटेंस खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। वो इन सभी ड्रंक यूजलेस हंटर्स और चेन्ड अप क्रिमिनल्स के पास से बस अपने काम से काम रखते हुए गुजर रहा होता है कि तभी एब्सोल्यूट एनपीसीज का एक ग्रुप उससे पंगा लेने का ब्रिलियंट आइडिया सोचता है। रेवन पूरी स्क्वाड को लगभग 3 सेकंड्स फ्लैट में पैकअप कर देता है। एक किक पड़ती है और मोटा जमीन चूम रहा होता है। फिर एक भी बीट मिस किए बिना वो सेकंड गाय पर अपनी स्वॉर्ड निकालता है, फिर उस गंजे को उसके शाइनी डोम से पकड़ता है और एब्सोल्यूट ब्रूटल तरीके से उसका सिर जमीन में दे मारता है। वो कैजुअली आखिरी बंदे के ऊपर झुकता है जो बेयरली कॉन्शियस था और विस्पर करता है, अगर तुम डीमंस के आने से पहले मरना चाहते हो तो तुम्हें पता है मुझे कहां ढूंढना है। फिर वो वहां से कैजुअली चला जाता है, ये सोचते हुए कि अब एक फ्री मैन बनने से पहले उसे बस एक और आखिरी बिग हंट करनी है। कट टू फॉरेस्ट में कहीं लॉर्ड पेंड्रैगन की टेरिटरी में, जहां एक लिटरल जायंट ड्रैगन इस एंटिटी के साथ बात कर रहा होता है और बोलता है कि फाइनली अपना प्रॉमिस निभाने का टाइम आ गया है। तो मैं तुम्हें इस यूनिवर्स की पावर स्केलिंग के बारे में जल्दी से बता देता हूं। ड्रैगन्स बेसिकली वॉकिंग टैक्टिकल न्यूक्स की तरह हैं। ये अल्टीमेट वेपन्स हैं और कोई भी डीमन इनके खिलाफ 1v1 में सर्वाइव नहीं कर सकता, नो कॉन्टेस्ट। और अकेले लोग जिनके पास इन बीस्ट्स को टेम करने के चीट कोड्स हैं वो है पेंड्रैगन ब्लड लाइन, और यही चीज इन्हें एम्पायर का सबसे ओपी हाउस बनाती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 13 दिन पहले, जब रेवन अपनी सेंटेंस से फॉरएवर फ्री होने वाला था, वो अपने कमांडर के टेंट में ये रिपोर्ट देने आता है कि फ्रंट लाइंस को डीमंस बुरी तरह से कुक कर रहे हैं और वो लोग बस अब ओवररन होने ही वाले हैं। वहीं ये यूजलेस कमांडर बस चिल कर रहा है, मिड मुकबंग करते हुए स्लेव से घिरा हुआ और कंप्लीटली अनबॉदर्ड। वो बस स्मर्क करता है और रेवन को चिल करने के लिए बोलता है क्योंकि कैवलरी कल आ रही है और हम यहाँ किसी रैंडम कैनन फॉडर की बात नहीं कर रहे। ड्यूक खुद यहाँ आ रहा है और वो अपने साथ एक लिटरल ड्रैगन ला रहा है। ये सुनते ही रेवन का जॉ प्रैक्टिकली जमीन से जा लगा। हमारा लड़का पिछले 10 सालों से कीचड़ में ग्राइंड कर रहा था और उसे लगता था कि ड्रैगन सिर्फ बेड टाइम स्टोरीज हैं, स्पेशली जब से अफवाह उड़ी थी कि पेंड्रैगन फैमिली बुरी तरह फॉल ऑफ कर चुकी है। पर कमांडर ने उसे इन यूजलेस बातों के बारे में ना सोचने को कहा और जो बोला गया है वही करने की इंस्ट्रक्शन दी और फिर जल्दी से उसके हाथ में पेंड्रैगन ड्रैग को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स थमा दिए। रेवन बाहर निकलता है और कैंप के ऊपर फड़फड़ाते हुए उस जायंट ड्रैगन बैनर को घूरता है, कंप्लीटली बैफर्ड होकर। एक टॉप टियर वीआईपी इस ट्रैश टियर बैटलफील्ड में क्यों आएगा? फिर उसे डर लगने लगता है। उसे एक्चुअली किसी स्पॉइल्ड पैम्पर्ड रिच किड को बेबीसिट करना पड़ेगा, जबकि बाकी सबको एक मिथिकल बीस्ट को डीमन आर्मी पर न्यूक गिराते देखने के लिए फ्रंट रो सीट मिलेगी। पर वो कर भी क्या सकता है? तो वो अपनी अनोयंस को साइड में रखता है और यंग लॉर्ड के टेंट की तरफ खुद को इंट्रोड्यूस करने चला जाता है। पर जैसे ही वो बोलता है वो फ्रीज हो जाता है। अंदर से जो आवाज आई वो बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। रेवन फिर भी अपने घुटने पर बैठकर अपना काम करने की कोशिश करता है और बताता है कि वो कल यहाँ गार्ड ड्यूटी पर होगा। पर यह ईरी आवाज उसकी बात काट देती है और उसे पैकअप करके वहां से निकलने के लिए बोलती है, क्योंकि एक बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रेवन ये जानते हुए कि वो सब वाइप आउट होने वाले हैं पोलाइटली वापस जोर देता है देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कल हमारे पास बाहर एक जाइंट फायर ब्रीदिंग लिजर्ड नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। वो आवाज उसको एक चिलिंगली काम रिप्लाई देती है, ड्रैगन वहां मौजूद होगा, अब जाओ। रेवन थोड़ा पसीना पोंछते हुए वहां से चला जाता है क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, पूरा कैंप, कमांडर, हंटर्स, लिटरली हर कोई उस वीआईपी टेंट के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। तभी आउट ऑफ एब्सोल्युटली नोवेयर वो टेंट स्ट्रेट अप एक्सप्लोड हो जाता है। मलबा हर तरफ उड़ रहा होता है, एनपीसीएस चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और कवर के लिए डक कर रहे हैं। और जैसे ही धूल हटती है, आर्टिस्ट डिसाइड करता है हम पे एब्सोल्युटली फ्लेक्स करने का। एक कलोसल व्हाइट ड्रैगन खड़ा होता है, कंप्लीटली गोल्ड आर्मर और गोल्डन हॉर्न्स में डेक्ड आउट, और इस मॉन्स्टर के ठीक बगल में एक फिगर खड़ा होता है जिसके पास सिल्वर आर्मर और एक रेड केप है। वो अपना वाइजर ऊपर करता है जिसमें से एक मैजेस्टिक ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइड फेम फेस रिवील होता है। वो सामने उस डरी हुई भीड़ की तरफ देखता है और खुद को एरन पेनड्रैगन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, और उसके ठीक पीछे खड़े एक लिटरल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के साथ बोलता है, चलो डीमन सब्जुगेशन शुरू करते हैं। जो हमारे लड़के ने डीमन कॉर्प्स के मेंबर्स से सुना था, उसके अकॉर्डिंग पेनड्रैगन हाउस इस लार्ज स्केल सब्जुगेशन में असिस्ट करेगा, और वो सोच रहा है कि ड्रैगन के उनकी साइड होने की वजह से इन मॉन्स्टर्स को हैंडल करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। कट टू द बैटलफील्ड। यहाँ हमारे लड़के को काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ब्रो ने पहले कभी ये नोबल प्रोटेक्शन वाली गिग नहीं की है और वो इसे लेकर लो की नर्वस है, क्योंकि अभी तक तो उसकी आदत ये थी कि अगर उसकी जान बचती हो तो वो अपने ही कॉमरेड्स को मॉन्स्टर्स के आगे फेंक दे। पर जिस सेकंड हर डायरेक्शन से डीमंस भरना शुरू होते हैं, रेवन लॉक इन कर लेता है, एरन को अपने पास रहने के लिए बोलता है, अपना वेपन निकालता है और उस होर्ड के बीच में एक कंप्लीट मेनियक की तरह चार्ज कर देता है। जब रेवन जमीन पर डीमंस को रेड मिस्ट में टर्न कर रहा होता है, तभी व्हाइट ड्रैगन ऊपर आसमान में अपना जलवा दिखा रहा होता है। वो अपना मुंह खोलता है, चार्ज अप करता है और ब्लू फायर की एक ऐसी मैसिव बीम अनलीश करता है जो साइट में आने वाली हर एक चीज को जलाकर राख कर देती है। रेवन ऊपर इस सारी डिस्ट्रक्शन को देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये ड्रैगन जेन्युइनली कितना टेरिफाइंग है। वहीं एरन हैरत से ये सब देख रहा होता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि व्हाइट ड्रैगन्स एक्चुअली रियल होते हैं। रेवन अग्री करता है और एडमिट करता है कि उसे लगता था ये सब बस बेड टाइम स्टोरीज थी। ड्रैगन लैंड करता है। एरन काफी डरा हुआ लग रहा है और रेवन उसे रीअश्योर करता है कि सब ठीक है, बैटल बेसिकली ऑलरेडी जीती जा चुकी है। अपने दिमाग में रेवन खुद की पीठ थपथपा रहा होता है, ये सोचते हुए कि ये अब तक की उसकी सबसे इजीएस्ट कैंपेन है और ये कितनी लेजेंडरी सक्सेस होने वाली है। फिर सब कुछ इतनी जल्दी साइडवेज चला जाता है कि ये तुम्हें विप्लैश दे देगा। आउट ऑफ नोवेयर बचे हुए डीमंस आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और आसमान में सर्कल बनाने लगते हैं, जिससे उनके ठीक ऊपर एक मैसिव स्पिनिंग फनल बनने लगता है। और इस सब को देखकर रेवन का स्टमक इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है। वो ऊपर देखता है और चिल्लाता है कि बिग वंस आ चुके हैं। वो अपना वेपन पकड़ता है, घूमकर एरन के पास जाता है और उसे अभी के अभी ड्रैगन को कमांड देने के लिए बोलता है। एरन अपनी आंखें बंद करता है और ड्रैगन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, मेंटली कनेक्ट होते हुए। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, दो डीमंस सीधा उनकी तरफ चिल्लाते हुए आते हैं और रेवन उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए स्क्रैम्बल करता है ताकि वो उसके लिए थोड़ा टाइम बाय कर सके। पर तभी डीमंस का ये स्वार्म नीचे डाइव करता है, ये सोचते हुए कि ड्रैगन इन सबको टॉर्च करने वाला है। पर बजाय इसके डीमंस रेवन को पूरी तरह बाईपास कर जाते हैं और सीधा जाकर उस व्हाइट ड्रैगन पर क्रैश करते हैं और उसको फाड़ना, काटना और सबके सामने उसे जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। रेवन अपना जॉ जमीन पर गिराए हुए ये सब देख रहा होता है। वो कंप्लीटली फ्रीज हो चुका है। फिर वो होश में आता है और ड्रैगन पर चिल्लाने लगता है कि फाइट बैक करो, कुछ तो करो। पर ड्रैगन बस वहीं बैठा मार खा रहा होता है। रेवन पलटता है और एरन को उसके कॉलर से पकड़ लेता है, उस पर चिल्लाते हुए कि वो आखिर कर क्या रहा है, वो ड्रैगन को कमांड क्यों नहीं कर रहा। और तभी एक मैसिव एक्सप्लोजन उन सबको ब्लाइंड कर देता है और सब स्टंबल कर जाते हैं। जब धूल हटती है तो जाइगेंटिक डीमंस का एक कंप्लीटली फ्रेश होर्ड सीधा उनकी तरफ चार्ज कर रहा होता है। ये देखकर रेवन बिल्कुल पेल पड़ जाता है और बोलता है ये मॉन्स्टर्स तो इन सबको लगभग फिनिश ही कर देंगे। अब सिचुएशन ये है कि रेवन और एरन उस डीमन आर्मी के सामने खड़े हैं और वो भी बिना किसी ड्रैगन बैकअप के, और चीजें बड़ी तेजी से बुरी होती जा रही हैं। रेवन एक ही टाइम पर दो डीमंस को जगल कर रहा है, जबकि वो एरन पर भी एक आंख रखने का ट्राई कर रहा है जो अपने खुद के एक डीमन से लड़ रहा है। तभी उसके दिमाग में उसकी हर एक गलती का ये हॉरिबल हाईलाइट रील चलने लगता है। वो इस कैंपेन में ये सोचकर आया था कि ड्रैगन बेसिकली एक इंस्टेंट विन बटन है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्रीचर है, कोई भी डीमन उसकी मैच नहीं हो सकता था और पूरा मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ उस पर टिकी हुई थी। वो इतना कॉन्फिडेंट था, इतना स्मग था, उसने तो यहां तक सोच लिया था कि अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि ड्रैगन सब हैंडल कर लेगा। उसने पूरी बैटल में बस वहीं खड़े रहकर एरन को प्रोटेक्ट करने और फायरवर्क्स देखने में निकाल दी, बजाय इसे एक एक्चुअल वॉर की तरह ट्रीट करने के। उसने कंप्लीटली एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया और ड्रैगन पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। और अब ड्रैगन मर चुका है, उसके आसपास उसके एलाइज को जिंदा खाया जा रहा है और बैटलफील्ड हेल से सीधा आए हुए किसी सीन जैसा लग रहा है। रेवन फाइनली अपनी आंखें खोलता है और हल्का सा स्माइल करता है। ब्रो ने ऑलरेडी अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है और वो पीसफुली टैप आउट करने वाला होता है, पर तभी गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उस पर चार्ज करता है। और हालांकि हमारा लड़का क्विट करने के लिए बिल्कुल रेडी था, पर वो कुछ पेस्की गॉब्लिन्स के हाथों बिल्कुल नहीं मरेगा, ये तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग होगा। तो वो अपनी बाकी बची सारी ताकत लगाता है, आखिरी बार अपना वेपन घुमाता है और उन सबको पैकअप कर देता है। वो सिर्फ सीधा खड़े रहने के लिए अपने वेपन का सहारा ले रहा है, बेयरली अपनी आंखें खुली रख पा रहा है। पर तभी वो धूल में मरे पड़े उस मैसिव व्हाइट ड्रैगन की तरफ देखता है और भाई एक्चुअली हंसने लगता है। वो सच में बड़ा बेवकूफ था, वो बोलता है। वो ब्लड के पडल से खुद को घसीटते हुए जाता है सिर्फ बॉडी को डबल चेक करने के लिए। यप, ड्रैगन तो ऑफिशियली पैकअप हो चुका है। जैसे ही वो थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है, उसे खांसी आने की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है और एरन को स्पॉट करता है जो बेयरली वहां जिंदा बचा होता है। रेवन कंप्लीटली शॉक्ड है कि ये बंदा अभी तक लॉग आउट क्यों नहीं हुआ।
वो चल के उसके पास जाता है, एरन को उसके आर्मर से पकड़ता है, एकदम उसके फेस के पास आके ट्रूथ डिमांड करता है। ड्रैगन ने आखिर लड़ना बंद क्यों कर दिया था? क्या तुमने एक्चुअली उसको स्टैंड डाउन होने का ऑर्डर दिया था? एरन बस उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है और बस यहीं पर आकर रेवन के सब्र का बांध टूट जाता है। रेवन अपना माइंड एब्सोल्युटली लूज कर बैठता है, अपनी पूरी जान से चिल्लाता है कि कैसे उनके पास वो डब्ल्यू जीतने का कंप्लीटली चांस था। वो लोग जीतने के इतने करीब थे और इस इडियट ने पूरा मैच ही थ्रो कर दिया। वो गुस्से से कांप रहा होता है और आंसर्स डिमांड कर रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से एक मैसिव स्पीयर सीधा उसके चेस्ट के आर पार कर दी जाती है। रेवन का चेहरा जमीन पर जा गिरता है, वो खून खांस रहा होता है और अपनी आंखों के किनारे से वो देखता है कि स्क्वाड कमांडर बोल्टा सबसे स्मग स्माइल के साथ आराम से चलते हुए उसके पास आ रहा है। ये हरामी कैजुअली इस पूरे कार्नेज के बीच से चलकर आता है, नीचे बैठता है, हमारे लड़के को अम्यूज्ड होकर देखता है और बोलता है, वेट, मैंने अभी तुम्हारा दिल छेद दिया और तुम अभी भी सांस ले रहे हो। डैम, तुम्हारे इमॉर्टल होने की वो सारी अफवाहें एक्चुअली सच हैं। फिर ये हरामी खड़ा होता है और एक नया बैनर अनफर्ल करता है। ये देखकर रेवन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो इंपीरियल आर्मी का क्रेस्ट था। अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसके दिमाग में हर तरह के क्वेश्चंस घूम रहे थे कि ये हरामी इंपीरियल आर्मी को कमांड क्यों कर रहा है, उसने अभी मुझ पर अटैक क्यों किया। कमांडर बोल्टा अपना विलन मोनोलॉग स्टार्ट करता है और कहता है ये सब कुछ पहले से ही प्लान था, तुम्हारे हाउस के डाउनफॉल से लेकर तुम्हारा इस डीमन सब्जुगेशन स्क्वाड में आने तक और इस ब्रैट के यहां मरने तक। फिर वो चलते हुए एरन के पास जाता है, उसके गले पर अपनी ब्लेड रखता है और रेवन की तरफ वापस देखकर कहता है, मेक श्योर कि तुम इसे देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखो। एरन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोल्टा उसका गला काट देता है। एरन का सिर कटकर ठीक रेवन के बगल में जमीन पर गिरता है। हमारा लड़का कंप्लीटली स्टन्ड है। उसका दिमाग इस बिट्रेल को प्रोसेस करने की कोशिश में जैसे 404 एरर हिट कर रहा है, जबकि कमांडर सिंपैथी फेक करते हुए वापस उसके पास आता है। शेम, सच में, वो बोलता है, उस बच्चे को तो बहुत पहले ही पैकअप हो जाना चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर वो कैजुअली बस रेवन को बार बार किक करना शुरू कर देता है। रेवन धूल फांक रहा है और ब्लड थूक रहा है, जबकि ये हरामी जख्मों पर नमक छिड़कते हुए उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगता है कि वो आजादी के कितना करीब था। वो रेवन को बालों से पकड़कर ऊपर खींचता है, सीधा उसकी आंखों में देखता है और सबसे आउट ऑफ पॉकेट क्वेश्चन पूछता है, तो अगर मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूं तो क्या वो वापस उगाएगा? चलो इस हीलिंग फैक्टर को टेस्ट करते हैं। और भाई, तुम प्रैक्टिकली रेवन की आत्मा को वहां उसकी बॉडी छोड़ते हुए फील कर सकते हो। 10 साल एक हेलहोल डेथ कैंप में जिंदा रहना, ब्रूटल वॉर्स में लड़ना और इनोसेंट लोगों को स्लॉटर होते हुए देखना, ये सब सिर्फ अपनी फैमिली का नाम क्लियर करने और फाइनली अपनी आजादी पाने के लिए था। वो आजादी से लिटरली कुछ इंचेस दूर था। और तभी कमांडर अपना आखिरी न्यूक ड्रॉप करता है। वो ट्रीजन चार्जेस, उस फाइटर कैंप का एग्जाइल, उसकी फैमिली की बर्बाद हो चुकी लेगेसी, ये सब एक इनसाइड जॉब थी। डे 1 से सेटअप किया गया एक जाल था। यहां तक कि पेनड्रैगन का बेटा भी इस साजिश में शामिल था। रेवन ने जिस किसी भी स्ट्रगल का सामना किया वो शुरू से ही एक रिग्ड गेम था। कमांडर स्माइल करता है, ये कहते हुए कि एक अकेली चीज जो प्लान के अकॉर्डिंग परफेक्टली नहीं हुई वो ये थी कि ड्रैगन कंप्लीटली फ्रॉड निकला। गुड बाय लिटिल रेवन, वो कहता है और अपनी सोट घुमा देता है। अगले ही पल रेवन का सिर हवा में उड़ता हुआ सीधा एरन के ठीक पास जा गिरता है। अपना मिशन कंप्लीट होने के बाद आर्मी वहां से रिट्रीट कर लेती है। कट टू कुछ ही पल बाद और ड्रैगन जाग जाता है और ये कहना शुरू करता है कि कैसे सारी रिक्वायर्ड कंडीशंस अब मीट हो चुकी हैं। अगले ही सेकंड ये पोर्टल ओपन अप होता है और सारा ब्लड सक करना शुरू कर देता है। फिर ड्रैगन हवा में फ्लाइट लेता है और कहता है, 1000 इंसानों का खून, 1000 डीमंस का खून, रॉयल ब्लड, रॉयल ड्रैगन ब्लड और सूरज चांद का मिलन, सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। मैं अब अपना ओथ पूरा करूंगा। अगले ही सेकंड उसके सिर पर लगा हॉर्न ग्लो करना शुरू कर देता है और उसके साथ ही हमारे लड़के का कटा हुआ सिर और एरन का कटा हुआ सिर भी ग्लो करने लगते हैं। फिर ड्रैगन आखिरी बार मून की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, अब से सब कुछ तुम पर डिपेंड करेगा ड्रैगन राइडर। और उसके बाद वो खुद को अनअलाइव कर लेता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ड्रैगन को सुसाइड कमिट करते हुए देखूंगा। सीन शिफ्ट होकर वापस हमारे लड़के रेवन पर आता है और अभी इस वक्त वो लिटरली बस एक एब्सोल्यूट वॉइड में फ्लोट कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो मर चुका है, पर ये फीलिंग उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही है। ये एग्जैक्टली वही सेम फीलिंग थी जो उसे तब मिलती थी जब उसकी इमॉर्टैलिटी किक इन करती थी और उसके जख्मों को हील करती थी। इससे पहले कि वो प्रोसेस भी कर पाए कि हो क्या रहा है, उसे फील होता है कि किसी ने उसकी रिस्ट पकड़ी हुई है। वो अपनी आंखें खोलता है और वहां एक मेड बस उसके हाथ पकड़कर बैठी होती है। वो उठकर बैठता है और इस रैंडम ब्लॉन्ड बंदे को अचानक हिलते हुए देखकर मेड बुरी तरह जंप स्केयर हो जाती है। एक पिच परफेक्ट चिल्लाती है, रास्ते भर दौड़ते हुए कमरे से निकल जाती है और पूरे हॉल में ये चिल्लाने लगती है, माय लॉर्ड उठ गए हैं। रेवन बेड से उठता है, आसपास देखता है और रियलाइज करता है कि अब वो ट्रेंचेस में नहीं है। ये जगह लग्जरी की डेफिनेशन थी, हाई सीलिंग्स, रिच ड्रेप्स और बाकी सारी अमीरी वाली चीजें। तभी अचानक बटलर मेलबर्न फुल स्पीड में स्प्रिंट करता हुआ अंदर आता है, बुरी तरह रोते हुए। बंदा लिटरल झरने जैसी आंसू बहा रहा होता है और पूछता है कि क्या ये सच है कि यंग मास्टर फाइनली जाग गए हैं। वो फ्रैंटिक होकर आगे झुकता है और रेवन से पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है और क्या उसे कुछ याद है। रेवन उसकी तरफ ऐसे घूर रहा होता है जैसे वो कोई एलियन लैंग्वेज बोल रहा हो। यंग मास्टर? बटलर कंफ्यूजन देखता है, मैसिव विंडो की तरफ पॉइंट करता है और उसे बाहर देखने के लिए बोलता है। और ठीक वहां दूर खड़ा था मैसिव पेनड्रैगन कासल। बटलर उसकी आंखों में सीधा देखता है और लोड ड्रॉप करता है। ये सब आपका है यंग लॉर्ड, आप एरन पेनड्रैगन है। रेवन का दिमाग प्रैक्टिकली ब्लू स्क्रीन हो जाता है। फिर इस डर से कि आंसर क्या होने वाला है वो पूछता है, एरन पेनड्रैगन, क्या वो मैं हूं? वो कूद के खड़ा होता है, एक वाटर बेसिन के किनारे को पकड़ता है और अपनी रिफ्लेक्शन को घूरने लगता है। और यप, वो एरन पेनड्रैगन का वही ब्लॉन्ड हेयर वाला फेस था जो ठीक उसको वापस घूर रहा था।
भाई साहब का बॉडी स्वैप हो गया था। मेड पैनिक करने लगती है, ये सोचकर कि उसको अमनीशिया हो गया है, पर मेलबर्न उसको शुश करता है और चिल करने को कहता है। यंग लॉर्ड पूरे 3 साल से कोमा में थे। रेवन दीवार को देखते हुए सिर्फ ये बात दिमाग में प्रोसेस करने देता है। उस एब्सोल्यूट ब्लड बाथ को 3 साल हो चुके थे। उसका सिर कटे हुए 3 साल हो चुके थे। उसको पता था कि उसका हीलिंग फैक्टर काफी ओपी है, पर अपने बगल में मरे हुए एक बच्चे की बॉडी में, और वो भी एक रॉयल कासल के अंदर उठना, या ये बात डेफिनेटली उसकी पैच नोट्स में नहीं थी। इससे पहले कि वो कोई स्ट्रैटेजी बना पाता, डबल डोर जोर से किक ओपन होते हैं। एक औरत दौड़ते हुए अंदर आती है, लिटरली अपनी एक्सपेंसिव ड्रेस ऊपर पकड़े हुए ताकि वो गिर ना जाए, और पूरी जान लगाकर चिल्लाती है, मेरा बेटा। रेवन को एब्सोल्यूट जीरो क्लू होता है कि वो कौन है, पर वो रोते हुए सीधा उसकी तरफ भागती आती है और बोलती है कि ये एक मिरेकल है, कंप्लीटली इमोशन से ओवरवेल्म्ड। पर जैसे ही वो उसके पास हक के लिए पहुंची, रेवन कुछ क्रेजी नोटिस करता है। वो औरत ठीक उस ओल्ड लेडी के पास से गुजर जाती है जो कॉर्नर में खड़ी होती है। वेट, कौन सी ओल्ड लेडी? रेवन कंप्लीटली बैफल्ड होकर उसकी तरफ देखता है और पॉइंट आउट करके पूछता है कि वो कौन है। वो गोस्ट ग्रैंडमा उसे देखकर बस आंख मारती है और क्लासिक शुश करने वाली फिंगर दिखा देती है। फिर वो मां रोते हुए उसे मैसिव हक कर लेती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी मां याद है। और रेवन वहां बोर्ड की तरह एकदम स्टिफ खड़ा, उसके कंधे के ऊपर से उस भूत को घूर रहा होता है जिसे देखने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अपैरेंटली सिर्फ उसी के पास था। ग्रैंडमा स्माइल करती है, अपना हाथ हिलाती है और विंडो की तरफ पॉइंट करती है। विंडो के बाहर एक ड्रैगन टावर पर बैठा था और सीधा उसकी आत्मा के अंदर झांक कर देख रहा था। हमारा लड़का टोटली कंफ्यूज था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। रेवन गलती से ड्रैगन का नाम थोड़ा लाउड विस्पर कर देता है, और इस जायंट बीस्ट के पास अपैरेंटली सुपर हियरिंग पावर है, क्योंकि वो अपना सिर झटकेदार तरीके से घुमाता है और ऐसी धरती हिला देने वाली दहाड़ मारता है कि उस मैंशन की विंडो के सारे कांच उड़ जाते हैं। ग्लास इधर उधर फैल जाता है, हर कोई डक करता है और ये मैसिव ड्रैगन टावर से लॉन्च हो जाता है। रेवन पसीने पसीने होकर अपने हाथ ऊपर कर लेता है और सोचने लगता है, आखिर इसे कैसे पता है कि मैं कौन हूं? क्योंकि उस ड्रैगन की उसकी आखिरी मेमोरी ये थी कि उसने उस ड्रैगन को मरते हुए देखा था। उसकी मां उस जायंट एपेक्स प्रेडेटर को उनकी तरफ उड़ते हुए देखती है और अपने एब्सोल्यूट मॉम स्टेटस पर आ जाती है। वो सीधा रेवन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और ड्रैगन से कहती है, तुम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे। पर तभी गोस्ट ग्रैंडमा, जो अभी भी वहां चिल कर रही थी, कैजुअली बालकनी के लेज पर जाती है, अपना हाथ बाहर निकालती है और उस लेजेंडरी बीस्ट को किसी गोल्डन रिट्रीवर की तरह ट्रीट करने लगती है। ड्रैगन उसके हाथ को स्निफ करता है, अपनी आंखें बंद करता है और कंप्लीटली पावर डाउन हो जाता है। रेवन चिल्लाकर अपनी मां को पीछे हटने के लिए बोल रहा है, जिसकी वजह से उसकी मॉम सुपर कंफ्यूज्ड हो जाती हैं, क्योंकि उनके पीओवी से उनका बेटा हवा में देखकर चिल्ला रहा है। फिर वो गोस्ट ग्रैंडमा रेवन को विंक करती है और ड्रैगन को वहां से शू करके भगा देती है और वो कैजुअली उड़कर चला जाता है। फिर वो उसको एक वार्म सीरीन स्माइल देती है और कंप्लीटली फेड आउट होकर गायब हो जाती है। ड्रैगन के जाने के बाद उसकी मॉम एक मैसिव रिलीफ की सांस लेती है, उसकी तरफ घूमकर फ्रैंटिकली चेक करती हैं कि क्या वो ठीक है। और रेवन, तुम प्रैक्टिकली उसके दिमाग के गियर्स को घूमते हुए सुन सकते हो। वो उन्हें एक सबसे ऑस्कर वर्दी, परफेक्टली स्वीट और कंप्लीटली फेक स्माइल देता है, मैं ठीक हूं मदर। पर अपने दिमाग में वो ऑलरेडी लॉक इन कर चुका है। वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा है, ये लग्जरी कैसल, लॉयल सर्वेंट्स, ये टाइटल और वो ड्रैगन जो किसी न किसी तरह उससे पहचान गया। इन सब के साथ ये क्लियर था कि वो अब एरन पेनड्रैगन बन चुका है। क्योंकि ये सिचुएशन इतनी बिजार थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो एरन पेनड्रैगन बनने का नाटक करेगा और बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा ताकि पता लगा सके कि आखिर चल क्या रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा लड़का बस वहां बैठा एक मैसिव मैं यहां कैसे पहुंचा मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे पिछले 10 सालों से उसकी लाइफ एक कंप्लीट डिजास्टर थी। एक पूरे डेकेड तक ये बंदा डीमन कॉर्प्स में फंसा हुआ था। वहां सिर्फ इस धरती के एब्सोल्यूट स्कम लोगों को भेजा जाता है और वहां ट्यूसडे तक जिंदा बचना भी एक मैसिव फ्लेक्स माना जाता है। पर हमारा लड़का नॉर्मल नहीं है। उसने पूरे 10 साल सर्वाइव किए अपने स्टैट्स को ग्राइंड करते हुए, अपनी रीजन एबिलिटीज को मैक्स आउट करते हुए और बेसिकली खुद को एक सर्टिफाइड अनकिलेबल डीमन स्लेइंग मशीन में टर्न कर लिया। वो अपनी फ्रीडम के इतना करीब था। ड्यूक पेनड्रैगन के साथ वाली वो कैंपेन उसकी फाइनल रन होने वाली थी। एक बार वो खत्म हो जाती तो वो अपने डिस्चार्ज पेपर्स बैक करके वहां से निकल जाता, पर तभी सब कुछ हॉरिबली रॉन्ग चला गया और वो दोनों अल्टीमेट एल कैच करके मर गए। यही उसका दी एंड होना चाहिए था, पर फिर वो जाग जाता है। पर अपनी उस एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ अ बॉडी के बजाय वो इस ब्लॉन्ड डेलिकेट फेमबॉय बॉडी में स्टक है। हमारा लड़का एब्सोल्यूटली आग बबूला हो रहा है। वो एरन पेनड्रैगन की बॉडी में रीइनकार्नेट हुआ है, एक 17 साल का सॉफ्टी जिसने अपने 3 साल लंबे कोमा में जाने से पहले अपने दिन सिर्फ पोएट्री पढ़ने और फूल उगाने में बिताए थे। इस बंदे में जीरो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स थी और रेवन अपनी इस नई एग्जिस्टेंस के हर एक सेकंड से नफरत कर रहा है। और ब्रो, यूनिवर्स उसको अनॉयंसेस से बस स्पैम किए जा रहा है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी पर्सनल मेड लिंजी लिटरली उसको ऐसे फोर्स फीड कर रही है जैसे वो कोई बेबी बर्ड हो। रेवन अपनी बची कुची डिग्निटी को बचाने के लिए कुछ बेसिक इंडिपेंडेंस असर्ट करने का ट्राई करता है और बस अपना फेस वॉश करने के लिए खड़ा होता है, पर ये मेड टोटल मेल्टडाउन में चली जाती है। वो फुल पैनिक मोड में आ जाती है, प्रैक्टिकली रोते हुए उसको फिजिकली ब्लॉक करती है, जैसे वो कांच का बना हो और अगर वो बिना वॉकर के 2 कदम चला तो टूट जाएगा। इससे पहले कि वो चैन की सांस भी ले पाए, उसकी बहनें आकर पार्टी क्रैश कर देती हैं। उसकी बड़ी बहन आते ही गार्डन वॉक्स और कॉर्नफ्लावर्स के बारे में एंडलेसली याप करना शुरू कर देती है, जबकि छोटी बहन मिया उसके पैर से चिपक जाती है। तो अब रेवन, एक ऐसा आदमी जो मजे के लिए डीमन ब्लड से नहाता था, वहां बैठा एक सबसे पेनफुली फेक कस्टमर सर्विस स्माइल फेस पे चिपकाए इंटरनल यूनिवर्स से सिर्फ 60 सेकंड्स की पीस के लिए भीख मांग रहा है। पर हे, एक सिल्वर लाइनिंग भी है। आयरीन की वो नॉन स्टॉप यापिंग एक्चुअली उसकी मेमोरी हेल्प करने के बहाने उसको एक अल्टीमेट लोर डंप दे रही थी। पता चलता है कि ओरिजिनल एरन एक टोटल विम्प था जो अपने रूम में पेंटिंग करता छुपा रहता था और एक स्वॉर्ड तक नहीं उठा सकता था। इस बंदे की वजह से लेजेंडरी पेनड्रैगन नाम कंप्लीटली रॉक बॉटम हिट कर चुका था
और बाकी नोबल्स उनकी फैमिली को एक एब्सोल्यूट जोक की तरह ट्रीट कर रहे थे। ये सुनकर रेवन अनॉयड ओल्डर ब्रदर वाले जोन से शिफ्ट होकर एक एब्सोल्यूट मेनेस बन जाता है और मैथ कैलकुलेट करने लगता है। वो 17 साल का है। उस दाढ़ी वाले हरामी की बदौलत उसके पास अभी भी टाइम है पेनड्रैगन हाउस और अपनी फैमिली को बचाने का। वो पहले से जानता है कि उसका एग्जाइल, उसका डीमन कॉप्स का टाइम और उसकी मौत ये सब एक मैसिव सेटअप का पार्ट थे। तो हमारा लड़का वहां बैठा अपनी छोटी बहन के सिर को जेंटली पैट कर रहा है, पर उसके चेहरे पे एक टेरिफाइंग साइको स्माइल है। वो ऑलरेडी मैप आउट कर रहा है कि उसको फ्रेम करने वाले हर एक इंसान को वो अंदर से बाहर तक कंप्लीटली डिसमेंटल कैसे करेगा। ऑन पेपर वो सॉफ्ट बॉय एरन पेनड्रैगन है, पर अंदर से वो बैटलफील्ड का डीमन रेवन वॉल्ट है। और ये कॉम्बो पूरी किंगडम का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर बनने वाला है। पर उसके इस एपिक विलन प्लानिंग सेशन के ठीक बीच में उसकी मॉम एलेना उसको होश में लाती हैं और एक न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करती हैं। ओह बाय द वे एरन, लेडी लूना आ रही हैं। और हमारा लड़का बस सोचता है कौन। एक सेकंड के लिए एलेना कंफ्यूज होती हैं, पर फिर बोलती हैं तुम्हारी याददाश्त चली गई है। लूना तुम्हारी फियांसे है। वो कामसीरोर की स्टेप डॉटर है और वो लिटरली इस वक्त कासल के रास्ते में है। हमारे लड़के का दिमाग लिटरली ब्लू स्क्रीन हो जाता है। वो बस उन्हें घूरता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कंप्लीटली मैल फंक्शनिंग। फिर सीन कैवलरी की तरफ शिफ्ट होता है। नाइट लूना को बता रहा है कि वो कॉनराड कैसल के बस करीब ही है और जल्द ही डची में होंगे। पर ये लड़की यहाँ किसी फेरी टेल रोमांस के लिए नहीं आई है। वो ऑलरेडी कैरेज में बैठी अपने ब्रेकअप टेक्स्ट का ड्राफ्ट मेंटल लेवल पर बना रही है। उसका एस्कॉट एक स्मग और अनोइंग वीजल जिसका नाम जोसेफ है उसकी तरफ पलटकर पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है, क्योंकि वो अपने फियांसी से 3 साल बाद मिलने वाली है। लूना उसको एक नो योर प्लेस एनपीसी स्टेयर देती है और बोलती है कि अपने काम पर ध्यान दे, पर इंटरनली वो इस सबसे कंप्लीटली पक चुकी है। देखो, लूना को पुराना एरन याद है। वो बंदा इतना बड़ा विम्प था कि पिछली बार जब वो विजिट करने आई थी तो वो लिटरली पर्दों के पीछे छुप गया था। एक फुल्ली ग्रोन नोबल हाइड एंड सीक खेल रहा था क्योंकि उसे सोशल इंटरेक्शन से डर लगता था। उसने ऑलरेडी एरन को एब्सोल्यूट लूजर वाली कैटेगरी में फाइल कर रखा है। उसके डैड काउंट सीरोड ने ऑफिशियली एंगेजमेंट कैंसिल करने का डिसाइड कर लिया है और लूना इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती। पेनड्रैगन फैमिली का नाम कंप्लीटली कुक हो चुका है, उनकी रेप्यूटेशन गटर में है और वो इस सबसे बाहर निकलना चाहती है। चांस देखते हुए जोसेफ अपना शॉट शूट करने की कोशिश करता है और याप करने लगता है कि अगर वो उसका फियांसे होता तो उसकी फैमिली लेजेंडरी बन जाती। लूना उसकी रैंटिंग एग्जैक्टली 4 सेकंड्स तक सुनती है और फिर बोलती है कि वो उसे डिस्गस्ट करता है और उसके चेहरे के सामने से हट जाए। कट टू अ फ्यू मोमेंट्स लेटर और वो लोग कासल के अंदर हैं। पूरी फैमिली उसको ग्रीट करने आई है। मिया और बाकी लोग उसे देखकर ओवर द मून है। पूरी फैमिली उसको वार्म वेलकम दे रही होती है, उसकी जर्नी के बारे में पूछ रही होती है। जब फैमिली उसको घेरना बंद करती है तब एरन ऑल कॉन्फिडेंट होकर आगे आता है और उससे कहता है कि उन्हें ये कॉन्वर्सेशन उसके रूम में कंटिन्यू करनी चाहिए। और हमारे लड़के की मॉम उसको पुश करती है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। लूना हमारे लड़के को दिखती है, नोटिस करती है कि वो फुली अवेक है और इमीडिएटली सोचती है कि पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं बदला। हमारा लड़का अभी भी एक बम है जो बिना अपनी माँ की हेल्प के कुछ मैनेज नहीं कर सकता। पर तभी एरन उसकी आंखों में सीधा देखता है, सुपर कॉन्फिडेंट, और स्मूथली बोलता है कि काफी टाइम हो गया और वो उसको उसके रूम तक एस्कॉर्ट करेगा। लूना कंप्लीटली स्टन्ड है। उसे यकीन नहीं होता कि ये वही लड़का है। ये वही बंदा है जो किसी सर्वेंट को आंख में आंख डालकर नहीं देख सकता था और अब वो हॉल से वॉक करता हुआ जा रहा है और पूरे आई ओन दिस प्लेस ऑरा रेडिएट कर रहा है। जब तक वो उसको उसके रूम तक ले जाता है और कैजुअली लिंजे को टी लाने का ऑर्डर देता है, लूना वहां खड़ी ब्लश कर रही होती है और भूल जाती है कि लैंग्वेज कैसे काम करती है। उसका एक पूरा शोजो मंगा मोमेंट चल रहा होता है, ये सोचते हुए कि शायद पेनड्रैगन नाम उतना भी डेड नहीं है जितना उसने सोचा था और क्या उसके फियांसी का अल्टीमेट ग्लो अप हो गया है। पर जब वो अपने फीलिंग्स में डूबी हुई होती है, एरन कैजुअली उसके सामने बैठ जाता है, कंप्लीटली अनबॉदर्ड लग रहा होता है और अपने दिमाग में एब्सोल्यूट सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशंस रन कर रहा होता है। उसको लोकल नोबल पॉलिटिक्स का अभी ठीक से आइडिया नहीं है, पर उसका बिल्ट इन डीमन हंटर रेडार ऑन हो चुका है। उसने उसी सेकंड नोटिस कर लिया था कि लूना कुछ छुपा रही है जब उसने दरवाजे से एंट्री ली थी। तो वो बेयर को पोक करने का डिसाइड करता है और उस लेजी डेंजरस स्मर्क के साथ बोलता है, तुम्हें पता है मैं काफी बदल गया हूं। अगर तुम्हें नया मैं पसंद नहीं तो शायद हमें बस तुम्हारे डैड से बात करके इस एंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर देना चाहिए। लूना लिटरली अपनी चेयर से ऐसे उछलती है जैसे उसमें आग लग गई हो। नहीं, वो चिल्लाती है इससे पहले कि वो खुद को कंट्रोल करे, वापस बैठे और ऐसे एक्ट करने की कोशिश करे जैसे उसने अभी अभी खुद को एक्सपोज ना किया हो। वो इंटरनली स्पाइरल कर रही है। वो यहाँ एग्जैक्टली उससे ब्रेकअप करने ही आई थी, पर उसके मुंह ने कोऑपरेट करने से कंप्लीटली इनकार कर दिया क्योंकि ये नया एरन उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर चुका है। एरन उसको हाफ लिडेड आंखों से देख रहा होता है। इससे पहले कि वो उससे और इंटरोगेट करे, लिंजे इस टेंस टी पार्टी को रूइन करते हुए रूम में बर्स्ट इन करती है। पता चलता है कि जोसेफ, हाँ वही अगली फेस वाला हरामी, यहाँ आते रास्ते में लूना की वार्निंग्स के बावजूद ट्रबल स्टर अप कर रहा है। इस इडियट ने एक नहीं सुनी, वो बाहर बीफ स्टार्ट कर रहा है। लूना अपनी आंखें बंद करती है और ऐसा लगता है कि वो ऑन द स्पॉट मरना चाहती है। एरन बस खड़ा होता है, टेबल पर आगे झुकता है, एक उंगली सीधा लूना की तरफ पॉइंट करता है और अपना नाइस गाय एक्ट कंप्लीटली ड्रॉप कर देता है। मैंने ये तुम्हारे फेस पर उसी वक्त देख लिया था जब तुमने अंदर कदम रखा। बेहतर होगा तुम मुझे बता ही दो कि तुम क्या प्लॉट कर रही हो। लूना हकलाने लगती है, उसकी आंखें हर जगह डांट कर रही होती हैं और वो डम प्ले करने की कोशिश करती है। एरन बस धीरे से नॉड करता है, तुम बाद में एक्सप्लेन कर सकती हो, वो कहता है। अभी के लिए उसे कुछ नाइट्स को डील करना है। थ्रोन रूम में कट करते हैं जहां ये ब्लैबरिंग बास्टर्ड जोसेफ बिल्कुल सेंटर में खड़ा है और बेसिकली लेजेंडरी पेनड्रैगन फैमिली को कह रहा है कि अपना प्राइड लो और अपनी जेब में डाल लो। ये बंदा यहाँ एंगेजमेंट कैंसिल करने आया है और उसके फेस पर एक स्लाइमी हाईली पंचेबल ग्रिन है जहां वो ब्रेकअप फी के तौर पर फॉरेस्ट लैंड में कुछ गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफर कर रहा है। मेलबर्न गुस्से में अपना दिमाग खोने से एक नस पटने की दूरी पर है और पॉइंट आउट करता है कि ये पूरा सेटअप कितना इंसेनली डिसरिस्पेक्टफुल है।
पर जोसेफ बस डबल डाउन करता है, उन्हें टॉन्ट करते हुए, जैसे देखो तुम लोग ब्रोक हो, तुम्हारे माइनर्स गुस्से में है, तो शायद तुम्हें ये हैंडआउट चुपचाप ले लेना चाहिए। एलेना टेबल पलटने से लिटरली 2 सेकंड्स दूर है, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती हैं, सिर्फ उसके मुंह पर उसे रिजेक्ट करने के लिए। हाउस पेनड्रैगन का ऑनर बिकाऊ नहीं है। जोसेफ बस स्मर्क करता है, पूछता है कि क्या ये उनका फाइनल आंसर है, और कैजुअली ये ड्रॉप करता है कि टोटली बैंकरप्ट होने से बचने के लिए ये प्रोबेबली उनकी आखिरी लाइफलाइन है। और ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर एरन अंदर आता है और लूना उसके ठीक पीछे ट्रेल कर रही होती है। पूरा रूम इंस्टेंटली डेड साइलेंट हो जाता है। पेनड्रैगन नाइट्स तुरंत अपने एक घुटने पर बैठ जाते हैं। एरन को देखकर जोसेफ को लगता है कि ये उसका शाइन करने का मोमेंट है। उसको लगता है कि एरन का आना परफेक्ट है, क्योंकि अब वो उसको लूना के सामने ह्यूमिलिएट कर सकता है। वो अपनी सुपर फेक वार्म टोन लगाता है और बोलता है, ओ कितना लंबा वक्त हो गया माय लॉर्ड। और एरन उसकी आंखों में सीधा घूरता है और बोलता है, तुम आखिर हो कौन? ब्रो का पूरा मास्टर प्लान कॉन्टैक्ट होते ही इम्प्लोड कर गया। एरन कैजुअली हाथ हिलाकर उसको इग्नोर करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसकी मेमोरी चली गई है, और जोसेफ लिटरली बफर कर रहा है कि क्या ये बंदा जोक कर रहा है, क्या ये सीरियस है? पर उसका ईगो से पीछे हटने नहीं देता। वो डिसाइड करता है मेमोरी गई हो या नहीं, वो एक नाइट है और उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की जा सकती। तो वो अपनी आवाज ऊंची करने लगता है। पर एरन, जो अब कैजुअली अपने थ्रोन पर चिल कर रहा है, बस उसे घूरता है। वो उसको मिड सेंटेंस काट देता है और बेसिकली बोलता है, तुम मेरे घर में बिना बुलाए घुस आए, कचरे की तरह एक्ट किया, और मैं तुम्हें यहां से निकलने के लिए कह रहा हूं। मैं ये बात तीसरी बार नहीं बोलूंगा। और जस्ट लाइक दैट जोसेफ इमीडिएटली फोल्ड हो जाता है। लूना साइड में खड़ी ये सब होते हुए देख रही है। वो बंदा जो 5 मिनट पहले अपनी छाती फुला रहा था, वो अचानक एरन के शेयर ऑरा के आगे कितना छोटा लग रहा था। फिर एरन उसकी तरफ घूमता है, एक स्माइल फ्लैश करता है और कहता है, देखो हमें डायरेक्ट एंगेजमेंट कैंसिलेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए था। यहां ऊपर आओ, मैं उस इंसान से बात करना प्रेफर करूंगा जो एक्चुअली मैटर करता है। लूना आगे चलती है और ऐसा लगता है जैसे वो गिलोटिन की तरफ मार्च कर रही हो। एरन उस बायआउट ऑफर पे एक नजर डालता है, गोल्ड माइन, क्रिस्टल डिपॉजिट, 2 टेरिटरीज, और बिना एक भी बीट मिस किए बोलता है, नॉट बैड, हम इसे ले लेंगे। जैसे ही वो ये बोलता है, पूरा रूम एक्सप्लोड हो जाता है। एलिना और मेलबर्न फ्रैंटिक हैंड सिग्नल्स दे रहे होते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हमारा लड़का 4D चेस खेल रहा है। वो खड़ा होता है और फैक्ट्स को आउट लाउड सबके सामने रखता है। हाउस पेनड्रैगन कंप्लीटली ब्रोक है और इसे रीबिल्ड करने की जरूरत है। प्लस काउंट सीरॉड ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है और हाईली अनलाइकली है कि वो अपना माइंड चेंज करेगा। वो कभी अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाला था और ये एंगेजमेंट ड्रामा बस टाइम वेस्ट है। वो डायरेक्ट लूना की तरफ देखता है इसे कंफर्म करने के लिए। लूना आर्ग्यू करने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर वो फिजिकली कर ही नहीं पाती। वो वहां खड़ी उस बंदे को देख रही है जो कभी पर्दे के पीछे छुपने वाला कावर्ड था और अब एक थ्रोन पर बैठकर सिस्टमैटिकली उसकी फैमिली का लेवरेज डिसमेंटल कर रहा है। और उसे ये रियलाइज करके एब्सोल्यूट हॉरर होता है कि वो उसके लिए कंप्लीटली एम्बैरेसिंगली डाउन बैड हो चुकी है। वो हार्ड ब्लश कर रही होती है, पर एरन इस रोमांस से कंप्लीटली ओब्लिवियस है। वो स्माइल करता है और कहता है कि लगता है उसे आज कोई आंसर नहीं मिलेगा, पर उसके पेरेंट्स वैसे भी डिसीजन ले ही रहे हैं। तो अगर उसका आंसर येस है, तो वो ऑफिशियली एंगेजमेंट का एंड अनाउंस करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। पीछे लूना को अटली डेवास्टेटेड और जोसेफ को ऐसा फेस बनाए छोड़कर जैसे उसने नींबू निगल लिया हो। बाद में एरन हॉलवे में चल रहा होता है और लिंजे उसके पीछे भाग रही होती है, जबकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में मैथ कर रहा है। ब्रो ने बैग सिक्योर कर लिया, सिर्फ गोल्ड और क्रिस्टल्स ही मैसिव हैं, और क्रिस्टल डिपॉजिट्स का मतलब है कि वो एक्चुअल बैटल मेजर्स हायर कर सकता है। इस एंगेजमेंट ड्रामा के चक्कर में ऐसी लूट छोड़ना बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। पर तभी उसने दीवार पर एक पिक्चर देखी और एक पेंटिंग के ठीक सामने डेड ट्रैक्स पर रुक गया। ये एक ओल्ड वुमन की पेंटिंग है जो एक ड्रैगन को पेट कर रही है, और उसको पता है कि उसने इसे पहले कहीं देखा है। वो लिंजे से इसके बारे में पूछता है और वो रिप्लाई करती है कि ये पिक्चर एया पेनड्रैगन की है, उसके ग्रैंडफादर की बड़ी बहन। एरन धीरे से उनका नाम अलाउड विस्पर करता है और ठीक उसके पीछे से एक आवाज आती है, मैंने सुन लिया। वो घूमता है और ठीक वहां रूम के बीच में जायंट विंडोज के पास पेंटिंग वाली सेम टू सेम औरत खड़ी थी। वो एक स्माइल देती है और बोलती है, मैं देख रही हूं तुमने मुझे समन किया है यंग पेनड्रैगन, मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। तो हमारा लड़का अपने रूम में जाता है और गोस्ट ग्रैनी ऑलरेडी काउच क्लेम कर चुकी होती है। वो दरवाजा बंद करता है और बेसिकली पूछता है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? AIA उसको गोस्ट रूल्स बताती है, एक्सप्लेन करती है कि उनका नाम अलाउड बोलना बेसिकली गोस्ट कम्युनिकेशन अनलॉक करने का पासवर्ड था। हमारा लड़का उनके सामने बैठ जाता है, उनकी एक्सप्लेनेशन और हरकतों पर नॉड कर रहा होता है, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग बैकफ्लिप्स मार रहा होता है। इस बंदे ने पिछले 10 साल डीमंस, मॉन्स्टर्स और गॉड नोज किस किस के साथ हाथापाई करने में निकाल दिए, पर कैस्पर द फ्रेंडली ग्रैंडमा के साथ कैजुअल लिविंग रूम चैट करना, वहां उसकी लिमिट क्रॉस हो रही थी। पर हे, जब से वो इस बॉडी में रीस्पॉन हुआ है, लाइफ बस कर्व बॉल्स का सर्कस बन चुकी है, तो वो इस सिचुएशन के साथ भी रोल कर लेता है। तभी लेडी एया कंप्लीटली उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ती हैं। वो सीधा उसकी तरफ पॉइंट करती हैं और कहती हैं, तुम आखिर हो कौन? क्योंकि तुम एरन पेनड्रैगन तो नहीं हो। हमारे लड़के का दिल सीधा उसके पेट में आकर गिरता है, पर इससे पहले कि उसे पसीना आए या वो कोई झूठ सोचे, वो अपने हाथ हिलाकर कहती हैं, माय बैड, मैं इतनी ड्रामेटिक नहीं होना चाहती थी, और बताती हैं कि सोल्ड्रेक ने उन्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। ये रियलाइज करके कि अब झूठ बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। प्लस ग्रैनी को सच बताने से कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि वही एकलौते इंसान है जो उन्हें देख सकते हैं, तो ग्रैनी चाहकर भी स्निच नहीं कर सकती। वो उन्हें पूरा सच बताता है कि कैसे 21 जून को ऑल्टन प्रेरी के बैटलफील्ड पर उसने और रियल एरन दोनों ने एक मैसिव एल कैच किया था। और नेक्स्ट थिंग जो उसे पता है वो एरन की बॉडी में जागता है। वो इस लाइफ में कैसे और क्यों हाईजैक हुआ, ये फिगर आउट करना ही बेसिकली उसकी अभी की मेन क्वेस्ट है। AIA इसको एक सेकंड प्रोसेस करती हैं और बस बोलती हैं, या ऑलराइट, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। रेवन इस बात से कंफ्यूज हो जाता है कि उन्होंने इतनी जल्दी उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे मान ली और इस बारे में पूछता है, तो वो बस श्रग करती हैं और बोलती हैं, मैं तुम पर विश्वास करूं या ना करूं, इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि तुम यहां हो।
प्लस हाई चांस है कि जिस एरन से तुम बैटलफील्ड पे मिले थे वो एक फेक था। फिर वो पेनड्रैगन फैमिली के बारे में एक्सप्लेनेशन ड्रॉप करती हैं और सोल ड्रेक के साथ पैक्ट बनाने और मॉज़ोलियम ओपन करने की इंपॉर्टेंस बताती हैं। अब ये मॉज़ोलियम बस ऐसी जगह नहीं है जहां एंसेस्टर्स की आत्माएं इंश्राइन की गई हैं। ये जगह बेसिकली पेनड्रैगन फैमिली की लाइफलाइन है। उनका फॉर्च्यून, नॉलेज और सबसे इंपॉर्टेंट सोल ड्रेक की फेमिलियर स्पिरिट वहां स्टोर की गई है। पर हर हेयर को एक टेस्ट पास करके खुद को वर्दी प्रूव करना पड़ता है। अगर सोल ड्रेक को तुम पसंद आए तो तुम्हें ड्रैगन पैक्ट मिलता है और हाउस थ्राइव करता है। अगर तुम फेल हो गए तो तुम बेंच्ड हो जाओगे और फैमिली को अपना एम्पायर बर्बाद होते देखना पड़ेगा जब तक कि नेक्स्ट किड बड़ा ना हो जाए। यहां तक कि पास्ट जनरेशंस की एब्सोल्यूट यूनिट्स भी बेयरली पास हो पाई थी। पर ओरिजिनल एरन इस पेनड्रैगन हिस्ट्री की सबसे वीकेस्ट लिंक था। ये बंदा ट्रायल में गया, ड्रैगन ने उसको एब्सोल्यूटली फोल्ड कर दिया और वो 3 साल के कोमा के लिए शैडो रेल्म में भेज दिया गया। यही वजह है कि वहां पावर वैक्यूम है और हाउस की हालत शैम्बल्स में है। फिर एआईए स्माइल करती हैं और एक वाइल्ड बात बोलती हैं। वो हमारे लड़के को देखती हैं और कहती हैं कि यही वो रीजन है कि एरन के पास एक शॉट है, क्योंकि वो एरन की बॉडी में एक ब्रांड न्यू सोल है। वो उसके फेस के अनकंफर्टेबली क्लोज आती हैं और मिशन लेआउट करती हैं। उसे एंकोना फॉरेस्ट जाना है, उस होर्ड के थ्रू फाइट करके अपना रास्ता बनाना है, मॉज़ोलियम तक पहुंचना है और ड्रैगन के सामने खुद को वर्दी प्रूव करना है। एक चांस पैक्ट लॉक इन करने और सारे पेनड्रैगन वीआईपी पर्क्स अनलॉक करने का। अब कोई नॉर्मल लड़का ये सब सुनता, रोना शुरू कर देता और मैप मांगने लगता। हमारा लड़का वो बस स्मर्क करता है और बोलता है ये तो बच्चों का खेल लग रहा है। एआईए स्टन रह जाती हैं। फिर वो कैजुअली फॉलो अप करके एक्सप्लेन करता है कि वो एक वेटरन डीमन स्लेयर है और हाउस पेनड्रैगन के रिसोर्सेज को हाईजैक करना उसके रिवेंज आर्क में परफेक्टली फिट बैठता है। एनीवे, वो फिगर आउट करता है कि उसे ट्रैश वेसल्स को क्लीन करने और अपने ड्रैगन स्पीड रन के लिए प्रिपेयर करने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और एरन अपने नेक्स्ट मूव की ट्रेनिंग कर रहा होता है। और भले ही लाइफ बदल गई हो, वो अभी भी अपने इस मोटो पर टिका हुआ है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना और किसी पर डिपेंड नहीं रहना। वो कंप्लीटली ये सब अकेले करने पर सेट है। और जब ये सब हो रहा होता है उसका दिमाग एक रियल टाइम टैक्टिकल ब्रेकडाउन कर रहा होता है। साइज चेक करो, नंबर्स काउंट करो, फिगर आउट करो कि वो अटैक कैसे करते हैं। पर तभी इस केओस के बीच में एक मेमोरी फ्लिकर होती है। वो अपने घुटनों पर है, कंप्लीटली स्पेंट होकर एक डेड व्हाइट ड्रैगन को घूर रहा है। ये इमेज ही अपेरेंटली काफी थी, क्योंकि लिटरली उसकी आंखों से स्पार्क्स उड़ने लगते हैं और वो बचे हुए हर एक मॉन्स्टर को सिंगल ब्लो में वाइप आउट कर देता है। लिंडसे उसके पीछे खड़ी ये सब होते हुए देख रही होती है और उसका रिएक्शन बेसिकली होता है या वो गॉर्जियस है। एरन उसके सामने ही अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई शर्म नहीं, और बेचारी लिंडसे को वहां खड़े होकर मल्टीपल लेवल्स पर यह प्रोसेस करना पड़ता है कि उसने अभी अभी क्या विटनेस किया। पर एरन का ध्यान बस अपने खुद के हाथ पर था। वो सोच रहा था उस टाइम के बारे में जब वो एरन के रूप में जागा था। वो बॉडी बेसिकली ट्रैश थी, इतनी वीक कि एक सोर्ड भी ढंग से पकड़ ना सके। पर सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो ऑलरेडी पीक फाइटर शेप में वापस आ चुका है। प्लस उसकी सारी डीमन हंटिंग स्किल्स रिटेन हो गई हैं। कॉम्बैट एबिलिटीज परफेक्टली इनहेरिट हुई हैं। ट्रांसमाइग्रेशन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया, पर ये नहीं। और वो जेन्युइनली ग्रेटफुल है कि वो अभी भी सांस ले रहा है। ये ग्रेटिट्यूड मुश्किल से 30 सेकंड्स चलता है, इससे पहले कि किलियन वहां आ टपकता है। वो पूछता है कि क्या वो फेंसिंग प्रैक्टिस कर रहा था और हेल्प ऑफर करता है। एरन उसको वहीं रुकने को कहता है और ऑर्डर देता है कि सारे नाइट्स को इकट्ठा करे, क्योंकि उसे एक अनाउंसमेंट करनी है। कट टू कॉनरैड कैसल का मेन हॉल। सारे नाइट्स असेंबल हो चुके हैं, जैसे हमारे लड़के ने इंस्ट्रक्ट किया था। हर कोई अटेंशन में खड़ा है। फिर एरन सबको अपना मॉज़ोलियम ओपन करने का प्लान बताता है और जैसे ही उसने ये बोला, पूरा रूम डेड साइलेंट हो जाता है। फिर किलियन एक डिसअपॉइंटेड डैड की तरह हाथ हिलाता है और हर वो रीजन लिस्ट करना शुरू करता है कि ये कितना टेरिबल आइडिया है। रास्ता मॉन्स्टर्स से इन्फेस्ट हो चुका है। एरन ने सिर्फ 2 दिन ट्रेन किया है। और बाय द वे, एंकोना फॉरेस्ट फुली शैम्बल्स में है। हर जगह मॉन्स्टर्स, हर जगह बैंडिट्स, विलेजर्स बेसिकली अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ टाइम की बात है कि कब पूरा फेंस टूट जाएगा और सब कुछ साइडवेज चला जाएगा। ये जेन्युइनली एक बहुत ग्रिम पिक्चर थी, पर ना हमारे लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। आई डोंट केयर, मैं अकेले जा रहा हूँ। बटलर प्रैक्टिकली खुद को एरन के पैरों पर गिरा देता है, उसे वेट करने की भीख मांगता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पिछले वाइज डिसीजन ने लिटरली उनकी ट्रेजरी गोल्ड और क्रिस्टल से भर दी थी। तो शायद, बस शायद ये वाला काम किलियन को डेलीगेट कर देना चाहिए। एरन साई करता है और एक्सप्लेन करता है कि उनके पास क्रिस्टल डिपॉजिट गार्ड करने के लिए इनफ सोल्जर्स नहीं है। मॉज़ोलियम को हर हाल में ओपन होना ही है और वो 15 दिन में निकल रहे हैं। फिर किलियन कुछ इनक्रेडिबली स्टूपिड करता है। वो सीधा एरन को मुंह पर बोलता है कि वो ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं कर रहा और इस कैंपेन को खुद कमांड करेगा। एरन उसकी तरफ घूरता है, स्टेयर्स से नीचे उतरता है और बहुत कामली पूछता है कि क्या यहाँ सबको लगता है कि उनका लॉर्ड लीड करने के लिए अनफिट है। वो किलियन को अपनी सोर्ड निकालने के लिए बोलता है। किलियन ये पॉइंट आउट करते हुए कि एरन की हॉबीज तो ड्राइंग और रीडिंग है, बोलता है कि शायद इस बार उसको बैठ जाना चाहिए बड़ी। एरन अपनी ब्लेड निकालकर रिस्पॉन्ड करता है और फाइट शुरू हो जाती है। किलियन फर्स्ट स्ट्राइक ब्लॉक करता है और इमीडिएटली सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान का स्विंग नहीं था जिसकी फेवरेट एक्टिविटी वाटर कलर्स हो। वो दोनों बैक एंड फोर्थ लड़ते हैं। किलियन इंसिस्ट करता रहता है कि एक वीक लड़का जो सालों तक बेड रिडन रहा हो, वो उससे कभी हरा नहीं सकता। ठीक तब तक जब तक एरन उसका ब्लो डॉज नहीं करता, हवा में उसकी स्वॉर्ड पकड़ता है और अपनी ब्लेड सीधा किलियन के चेस्ट के आर पार कर देता है। किलियन नीचे गिर जाता है। पूरा हॉल फ्रीज हो चुका है। एरन अपनी स्वॉर्ड जमीन पर फेंक देता है, सोल्जर्स की तरफ घूमता है और अपनी बात वापस रिपीट करता है। 15 दिन में हम एंकोना फॉरेस्ट के लिए निकलेंगे। मैं मॉज़ोलियम ओपन करूंगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? अगर हाँ तो आगे आओ। पर नहीं, पूरी आर्मी अपने घुटनों पर गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है लूना पर, जो कैजुअली टी सिप कर रही है जब ये मंकी बास्टर्ड जोसेफ अंदर आता है और कंप्लेन करने लगता है। वो पूछता है कि आखिर उसने एरन के एक्सपेडिशन में ज्वाइन करने के लिए वॉलंटियर क्यों किया, स्पेशली जब एंगेजमेंट पहले ही टूट चुकी है।
और उसके वेरी प्रोफेशनल ओपिनियन में एरन शायद जिंदा वापस नहीं आने वाला। वो लूना को घर जाने, एक रियल एस्कॉर्ट लेने और ये सब भूल जाने के लिए हार्ड पुश कर रहा है। लूना बस साई करती है, उसे अनबेरेबल बोलती है और फिर एक परफेक्टली कंपोज्ड एक्सप्लेनेशन डिलीवर करती है। पेनड्रैगन्स एम्पायर की 5 ड्यूकल फैमिलीज में से एक है। एम्परर से ब्लड रिलेटेड है और एंगेजमेंट टूटी हो या नहीं, वो अभी भी मेरी फैमिली की सक्सेस से डीपली टाइड है। उसे फिगर आउट करना है कि एरन क्या प्लान कर रहा है और वो एक्चुअली क्या करने के काबिल है। तो वो तब तक रुक रही है जब तक एक्सपीडिशन डिपार्ट नहीं होता और फिर उसके साथ बेलन गेट्स तक जाएगी। जोसेफ उसकी एक्सप्लेनेशन मान लेता है और एक्सपीडिशन में पार्ट लेने के लिए अग्री करता है, पर लूना से प्रॉमिस मांगता है कि वो बेलेंट गेट से आगे नहीं जाएगी। कैजुअली एक टी सिप लेते हुए, जैसे उसने अभी उसे 3 अलग अलग लेवल्स पर आउट आर्ग्यू ना किया हो, वो प्रॉमिस कर देती है। और वहां बैठे हुए वो खुद को ये सोचने देती है, अगर एरन सच में ये पुल ऑफ कर लेता है और मॉज़ोलियम ओपन कर देता है तो ये हाउस पेनड्रैगन की ग्लोरी वापस ले आएगा। वो इस थॉट को लेकर थोड़ा फ्लस्टर्ड फील करती है और उसको अपने दिमाग से झटक देती है। जोसेफ रूम के उस पार से उसका फेस देख रहा है और एब्सोल्युटली सीदिंग रहा है। इस बच्चे ने न सिर्फ उसे पूरे कोर्ट के सामने ह्यूमिलिएट किया, बल्कि अब उसने लूना को भी इंट्रीग कर दिया है। वो अपनी उंगली चबाता है और क्वाइटली डिसाइड करता है कि वो मेक श्योर करेगा कि एरन को कासल छोड़ने का लाइफ लॉन्ग रिग्रेट हो। कट टू 2 हफ्ते बाद और सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आर्मी असेंबल हो चुकी है, सब फुली गियर्ड अप हैं और एरन फुल व्हाइट आर्मर में बाहर आता है। उसकी मदर उसको एक टाइट हग में पकड़ लेती हैं और कंप्लीटली अपने इमोशंस लूज कर देती हैं, भीख मांगती हैं कि वो प्रॉमिस करे कि वो सेफ वापस आएगा। एरन, टू हिज क्रेडिट, उन्हें ब्रश ऑफ नहीं करता। वो स्माइल करता है, उन्हें बताता है कि वो वापस आएगा एक बार जब वो मॉज़ोलियम ओपन करके ड्रैगन के सामने अपनी वर्थ प्रूव कर दे। और अपेरेंटली ये बात उन्हें और ज्यादा रोने के लिए काफी थी। वो फिर अपनी बहनों की तरफ देखता है और वो वही चीज कर रही होती हैं जहां आप रो भी रहे होते हो और स्माइल भी कर रहे होते हो। वो उन्हें बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा और तभी लिंजे उसका हॉर्स लेकर आती है, ये बताने के लिए कि अब टाइम हो गया है। एरन माउंट अप करता है और आर्मी की तरफ फेस करता है। किलियन का एक्सप्रेशन स्टोन कोल्ड और काम है। लिंजी क्वाइटली टेरिफाइड है। लूना उसे उसी डिटैच्ड, स्लाइटली एरोगेंट लुक के साथ देख रही है। और जोसेफ ये मंकी फेस्ड बास्टर्ड बैकग्राउंड में टेंस और ब्रूडिंग खड़ा है, क्लियरली कुछ शेडी प्लान कर रहा है। जैसे ही वो निकलने वाले थे, मेलबर्न आगे आता है और एक रेड क्लॉथ पर रखी एक स्वॉर्ड प्रेजेंट करता है। विडोज वेल, एक फैमिली एयरलूम, वो कहता है, जो जनरेशन से पास डाउन होती आई है। एरन उसे लेता है, ऊपर होल्ड करता है और स्वॉर्ड को अच्छे से देखता है। फिर वो अपने मेन को एडवांस करने का ऑर्डर देता है। अपने माइंड में वो सोच रहा होता है कि इस विक्ट्री के साथ वो पेनड्रैगन्स को उनकी फॉर्मर ग्लोरी वापस दिलाएगा, वॉल्ट फैमिली के नाम पर लगे ट्रेटर स्टिग्मा को क्लियर करेगा और फाइनली उसके पास यहां होने का एक रीजन होगा। वो अपने हॉर्स को हाइंड लेग्स पर खड़ा करता है, स्वॉर्ड घुमाता है और मार्च बिगिन करने के लिए शाउट करता है। वो लोग थोड़ा दूर भी नहीं पहुंचे होते कि उनका रास्ता एक मॉन्स्टर पैक ब्लॉक कर लेता है। एक नाइट आर्य राइड करके आता है द ऑब्वियस रिपोर्ट करने के लिए। उस नाइट का सेंटेंस पूरा होने से पहले ही एरन ऑलरेडी अपनी स्वॉर्ड निकाल चुका होता है। हमारा लड़का मॉन्स्टर जेनोसाइड इंसाइट कर देता है, अकेले ही पूरे होड को चीरते हुए निकल जाता है, जबकि उसकी आर्मी बस देखती रह जाती है। और जब तक ये सब खत्म होता है, वो ऑलरेडी पलटकर सबको आगे बढ़ते रहने के लिए चिल्ला रहा होता है। किलियन और लिंजी उन लोगों के सेटिस्फाइड फेसेस के साथ देख रहे होते हैं जिन्हें एग्जैक्टली पता था कि उन्होंने किस चीज के लिए साइन अप किया है। दूसरी तरफ लूना और जोसेफ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें ये प्रोसेस करने के लिए 1 मिनट चाहिए। इवेंचुअली ये कॉलम बेलन फोर्ट्रेस गेट तक पहुंचती है, बड़े इंपोजिंग गेट्स और सब कुछ, और एरन वहां रुककर एक मुट्ठी हवा में उठाकर सबको होल्ड करने का ऑर्डर देता है। वो किलियन को सोल्जर्स को वहीं होल्ड करने के लिए कहता है, जबकि वो खुद आगे जाकर सिचुएशन स्काउट करेगा। वो डिसमाउंट करता है और इमीडिएटली लिंजी पानी का ग्लास लिए उसके पास खड़ी होती है, पूछती है कि क्या वो थक गया है। वो उसकी तरफ देखता है, अपना हाथ उसके फेस पे रखता है और उससे कहता है कि आज उसका डे ऑफ है, जाओ वॉशअप करो और जो जरूरत हो वो करो। उसे रिकॉनेसेंस के लिए उसकी जरूरत नहीं है। लिंजी प्रोटेस्ट करना शुरू करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो करती है, और एरन बस पॉइंट करता है और बताता है कि वो अकेले जा रहा है। वो ब्लश करती है, अग्री करती है और चली जाती है। अंदर आने के बाद उसे ये कंफर्म करने में लगभग 30 सेकंड लगते हैं, जो उसने ऑलरेडी सस्पेक्ट किया था। ये जगह एक कंप्लीट डिजास्टर है, ना इनफ लोग हैं, ना इनफ रिसोर्सेज, और सोल्जर्स ऐसी यूनिफॉर्म्स पहनकर घूम रहे हैं जो एक विलेज मिलिशिया को भी शर्मिंदा कर दे। उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को इससे टाइट रन होते हुए देखा है। बेलन फॉरेस्ट गेट पूरे रीजन की सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक है, और जो भी इसे रन कर रहा है उसने अपेरेंटली इसे किसी रिटायरमेंट होम जैसा ट्रीट किया है। वो किलियन को साइड में ले जाता है और पूछता है कि लोकल नाइट्स और उनका कमांडर कहाँ है। किलियन एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, पर फिर रियलाइज करता है कि एरन अब वो स्किनी बच्चा नहीं रहा, तो वो उसके सामने दी एग्जैक्ट ट्रूथ उगल देता है। सोल्जर्स डेजर्ट कर गए और अब आसपास के एरिया में बैंडिट्स की एक रोविंग गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। जो लोग पीछे बचे हैं वो किलियन के डिप्लोमैटिक वर्ड्स में सिर्फ इनकॉम्पिटेंट स्ट्रैगलर्स हैं। एरन डिप्लोमैटिक होने का बॉदर नहीं करता, वो उन्हें अनडिसिप्लिन्ड फूल्स बुलाता है। वो किलियन को एक डिटैचमेंट प्रेप करने के लिए कहता है और अनाउंस करता है कि वो लोग आज ही उन डिजर्टर्स के पीछे जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे कि वो इसे कैसे हैंडल करने वाला है। वो ऐड करता है कि वो भागने वाले किसी भी इंसान के हाथ पैर काट देंगे। कट टू यही डिजर्टर्स साउथ नॉर्टन में एक अबैंडन मॉनेस्ट्री में आराम फरमा रहे हैं, हाथ में बियर के मग्स हैं और इस बात पर हंस रहे हैं कि पेनड्रैगन किड आखिर अपने कोमा से जाग गया। उनमें से एक कहता है कि आजकल काफी बोरिंग हो रहा है और उन्हें थोड़े एक्शन की जरूरत है। दूसरा ग्रिन करता है और कहता है कि जब वो एरन का गला काटेगा तो उसका फेस देखना चाहता है। तो अब हम बेलन फोर्ट्रेस में एरन के प्राइवेट क्वार्टर्स में हैं और उसने मॉर्निंग रेड से पहले किलियन और जोसेफ को एक फाइनल रनडाउन के लिए बुलाया है। एरन डिसाइड करता है कि उसे एक्सपीडिशन के लिए और ट्रूप्स चाहिए होंगे। किलियन,
जो पैनिक ना दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जेंटली पॉइंट आउट करता है कि फोर्ट्रेस को कंप्लीटली खाली छोड़ना उसे कंप्लीटली डिफेंसलेस छोड़ देगा। इससे पहले कि वो कॉन्वर्सेशन किसी अगली रूट पर जाए, जोसेफ स्मूथली बीच में कट इन करता है और गैप फिल करने के लिए काउंट सीरॉड के नाइट्स ऑफर करता है, कॉनरेड कासल में उनके स्टे का एक छोटा सा गिफ्ट। एरन जोसेफ की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसने अभी कुछ ऑफ स्मेल कर लिया हो, क्योंकि उसे अभी भी ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। पर वो इतना स्मार्ट भी है कि उसे पता है फ्री सोल्जर्स होते हैं और इस वक्त सीरॉड फैमिली के साथ ब्रिजेस बर्न करना जेन्युइनली स्टूपिड होगा। तो वो अपनी फीलिंग्स को स्वॉलो करता है, ऑफर एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। किलियन भी इस पूरे प्लान को बैक करता है क्योंकि सिचुएशन एक्चुअली सीरियस है। उनकी बैंडेड प्रॉब्लम अब कोई स्मॉल टाइम क्रू नहीं रही। इस गैंग को चलाने वाला बंदा डेल जॉफ्री 20 सोल्जर्स के साथ पेंड्रैगन हाउसहोल्ड से पहले ही फरार हो चुका था, और क्योंकि इस बात को काफी टाइम हो गया है, वो नंबर अब ऑलमोस्ट सर्टनली बलून होकर कुछ बहुत अगली बन चुका होगा। तो एरन किलियन को इस जॉफ्री क्लाउन पर पूरा रन डाउन देने के लिए बोलता है। अपेरेंटली ये बंदा पहले एक पेंड्रैगन नाइट था और सोर्ड के साथ डिसेंट इनफ था, पर उसका ईगो एक स्मॉल कंट्री के साइज का था। उस ड्रैगन इंसिडेंट के बाद वो डचेस के पास स्ट्रेट फेस के साथ गया और अपने रिवॉर्ड के तौर पर एक रॉयल टाइटल प्लस फोर्ट्रेस के पास प्राइम रियल एस्टेट डिमांड किया। डचेस ने उसको सीधा दफा होने को बोल दिया। तो नेचुरली एक ग्रोन मैन की तरह रियलिटी एक्सेप्ट करने की बजाय जॉफ्री ने एक फुल ऑन टैंट्रम थ्रो किया, कुछ सोल्जर्स के साथ डेजर्ट किया और साउथ नॉर्टन में खुद को एक बैंडिट किंग बनाकर सेटअप कर लिया और तब से लोकल्स को टेरराइज कर रहा है। एरन ये सब सुनता है और इमीडिएटली देख लेता है कि ये एग्जैक्ट कहां लीड कर रहा है। अगर उन्होंने जॉफ्री को अभी क्रश नहीं किया जब वो मैनेजेबल है, तो ये बंदा इतना बोल्ड हो जाएगा कि एक्चुअली फोर्ट्रेस पर अटैक कर देगा। तो एरन किलियन की तरफ मुड़ता है, उस पे पॉइंट करता है और बोलता है कि वो इस रेड को लीड कर रहा है। किलियन थोड़ा ब्लिंक करता है। एरन लॉजिक को सिंपली एक्सप्लेन करता है। सोल्जर्स एरन को बिल्कुल नहीं जानते और उसके वहां जाकर ऑर्डर्स बाग करना एक डिजास्टर होगा। सोचिए, ये एक ऐसा बंदा है जिसने पिछले कुछ साल एक बेड रिडन सिकली किड की रेपुटेशन के साथ बिताए हैं। वो वहां जाकर एक जनरल की तरह एक्ट करेगा और मैन उसके फेस पर हंसेंगे। उस तरह की क्रेडिबिलिटी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरी तरफ किलियन को वो ऑलरेडी जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये कॉल अपने आप मेक सेंस करती है। किलियन प्राइड से चौड़ा हो जाता है और कमांड एक्सेप्ट कर लेता है और सबको सुबह तक रेडी होने के लिए भेज दिया जाता है। पर जैसे ही वो बाहर निकल रहे होते हैं, एरन किलियन को 1 सेकंड के लिए वापस बुलाता है। वो टेबल के एज पर बैठता है और फिर कंप्लीटली कैजुअली थ्रोन रूम में किलियन के चेस्ट के आर पार सोर्ड डालने के लिए अपोलोजाइज करता है। किलियन प्रैक्टिकली होश खो बैठता है। आदमी की आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं। वो अपने एक घुटने पर गिरता है और इंसिस्ट करता है कि वो फाइन है, वो जिंदा है और ऑनेस्टली उसने इस पनिशमेंट को फुल्ली डिजर्व किया था। एरन बस स्माइल करता है और उसे एक विन के साथ वापस आने को बोलता है। मीनवाइल साउथ नॉर्टन में जॉफ्री प्रूव कर रहा है कि वो कितना डिस्पिकेबल बास्टर्ड है। वो और उसके आदमी विलेज में वाइल्ड रन कर रहे हैं, लोगों को घोड़ों से कुचल रहे हैं, चीजें जला रहे हैं, स्ट्रीट्स में बॉडीज छोड़ रहे हैं, और जॉफ्री खुद इन सब के बीच में खड़ा होकर मोनोलॉगिंग कर रहा है जैसे कोई डिल्यूजनल छोटा वॉलॉर्ड हो। एक टेरिफाइड मदर लिटरली अपने घुटनों पर गिरकर उससे अपने बच्चे को छोड़ने की भीख मांगती है। इस आदमी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलने लगता है कि कैसे वो इन लैंड्स का राइटफुल किंग है और उन्होंने ट्रिब्यूट पे नहीं किया, और फिर वो उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर देता है। फिर वो उस रोते हुए बच्चे को देखता है और भी ज्यादा अनॉय होता है। कहता है कि उसे रोते हुए बच्चे कितने नापसंद हैं और अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है। फिर वो अपने मैन की तरफ घूमता है और बोलता है अब टाइम आ गया है कि हमें फोर्ट्रेस ले लेनी चाहिए, कॉनरेड कैसल की तरफ मार्च करना चाहिए, एरन को उसकी मदर के सामने एग्जीक्यूट करना चाहिए और फिर थ्रोन क्लेम करने के लिए डचेस से शादी करनी चाहिए। रॉबर्ट का डचेस पर दिल आ गया है। ऑनेस्टली मैं भी उसे फुल्ली ब्लेम नहीं कर सकता। वापस आते हैं एरन और किलियन पर, जो अब रूइंड विलेज को ओवरलुक करते हुए एक क्लिफ पर खड़े हैं। एरन इस वेस्टलैंड को स्कैन करता है और किलियन उसे बताता है कि ये काफी हद तक नॉर्मल है। डीमन सालों से सप्लाई लाइंस कट कर रहे हैं और उनकी टेरिटरी का 75% हिस्सा एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। एरन साई करता है और आपको लगेगा कि वो डिप्रेस्ड होगा, पर नहीं। उसका दिमाग इमीडिएटली नंबर्स रन करना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर्स को वाइप आउट करो और हार्ड वर्किंग सेटलर्स को ले आओ, और ये एग्जैक्ट स्पॉट आराम से 10,000 लोगों की सिटी होल्ड कर सकता है। उसने बेयरली अपनी मेंटल रियल एस्टेट पिच खत्म की होती है कि ऊपर पेड़ों से काले फेदर्स नीचे गिरने लगते हैं। एरन एक फेदर पकड़ता है और लाउड वंडर करने लगता है कि क्या ये गारगोइल है या किसी तरह का फ्लाइंग मॉन्स्टर, और तभी कैनोपी से एक मैसिव हार्पी चिल्लाते हुए सीधा उसकी तरफ डाइव बॉम्ब करती है। एरन थोड़ा सा भी फ्लिंच नहीं करता। वो इसे इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेता है, अपने मेन को पोजीशन लेने के लिए बोलता है, और ऑनेस्टली इंटरनली आदमी बहुत डिलाइट हो रहा है। वो एक प्रॉपर वार्म अप का वेट ही कर रहा था। एरन हार्पी को अपनी लैंडिंग फिनिश भी नहीं करने देता कि वो उस पर ऑलरेडी स्विंग कर रहा होता है। वो बस बेयरली एक स्क्रीच के साथ बचकर निकलती है। पर एरन इस जॉब को फिनिश करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने 5 बेस्ट क्रॉसबोमैन को इशारा करता है, उन्हें एक काम लुक देता है और उसे जिंदा पकड़ने को बोलता है। आर्चर शूट करते हैं और प्रैक्टिकली उसके विंग्स को बोल्ट से छलनी कर देते हैं, और बस ऐसे ही वो आसमान से सीधा जमीन पर गिरती है। किलियन पसीना पोंछते हुए चलकर आता है। बड़बड़ा रहा होता है कि ये पूरा एरिया जरूर किसी डीमन स्पॉन पॉइंट में बदल गया है। एरन अग्री करता है, और इससे पहले कि उनमें से कोई ठीक से सांस भी ले पाए, उनके ठीक पीछे की बुशेस एक्सप्लोड होती हैं और 3 गॉब्लिन्स डैगर्स वेव करते हुए बाहर लुढ़कते हैं। ये शायद रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे एम्बैरेसिंग एम्बुश अटेम्प्ट था। किलियन पैनिक करता है और सबको फॉल बैक करने के लिए चिल्लाता है। फिर एरन कुछ स्टूपिडली फास्ट करता है। एक सिंगल क्विक ड्रॉ, स्टील का एक फ्लैश, और किसी के ब्रेन को मोशन रजिस्टर करने से पहले ही सोर्ड वापस उसकी शीथ में थी। गॉब्लिन्स कंप्लीटली अपने होश खो बैठते हैं, चिल्लाते हुए हर डायरेक्शन में भागने लगते हैं। किलियन बस वहां खड़ा है, उसका जॉ फुली डिटैच्ड होकर जमीन पर गिरा हुआ है, और उसके अंदर एक क्वाइट पर्सनल रेवलेशन चल रहा है कि एग्जैक्टली वो किसके लिए काम कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें इन मॉन्स्टर्स को फिनिश करके आगे बढ़ना चाहिए। एरन कहता है नहीं, बस एक फ्लैट कैजुअल एनो।
फिर वो डर से कांपते हुए गॉब्लिन्स और जमीन पे पिन्ड हार्पी को देखता है और अनाउंस करता है कि इन गाइस को रिक्रूट किया जा रहा है। नाइट्स कंप्लीटली शॉक्ड एक दूसरे को देखते हैं। एरन लॉजिक ऐसे एक्सप्लेन करता है जैसे ये बहुत ऑब्वियस हो। गॉब्लिन्स के पास इनक्रेडिबल आईसाइट होती है और हार्पीज उड़ सकती हैं। ये एक फ्री एरियल स्काउटिंग यूनिट है। किलियन प्रैक्टिकली अपने घुटनों पर आ जाता है, उससे दोबारा सोचने की भीख मांगता है। कहता है कि उसने लिटरली कभी किसी को डीमन स्टेन करते नहीं सुना। एरन बस श्रग करता है और कहता है कि उसने एक बार किसी बुक में इसके बारे में पढ़ा था। तो एरन अपनी स्वॉर्ड डर्ट में ड्रॉप करता है और अपना छोटा सा इंटरव्यू शुरू करने के लिए उस ग्रुप के बिल्कुल पास चलकर जाता है। वो सबसे बड़े गॉब्लिन से पूछता है कि वो फॉरेस्ट के बाहर क्या कर रहे हैं, और वो गॉब्लिन जो क्लियरली टेरिफाइड है एक्सप्लेन करता है कि उन्हें उनकी खुद की टेरिटरी से उनसे भी वे स्कैरियर चीजों द्वारा बुली करके निकाल दिया गया। वुल्व्स, गूल्स, ऑर्क्स, व्हाइट ड्रैगन्स, पूरा नाइटमेयर लाइनअप। फेयर इनफ। फिर एरन हार्पी की तरफ मुड़ता है और पॉइंट ब्लैंक पूछता है कि क्या वो ह्यूमन फ्लैश खाती है। हार्पी अपना सिर इतनी तेजी से हिलाती है कि लगता है उसकी खुद की नेक टूट जाएगी। कसमें खा रही होती है कि वो सिर्फ भेड़ें और स्नेक्स खाती है। एरन को अपनी पास्ट लाइफ का एक क्विक फ्लैशबैक आता है जहां उसने एक हार्पी को ह्यूमन इंटेस्टिन्स खाते हुए देखा था। वो वापस उसकी तरफ देखता है, एक सबसे सार्कास्टिक स्माइल देता है जो एक ह्यूमन फेस प्रोड्यूस कर सकता है और कहता है श्योर आई बिलीव यू। फिर बस ये एब्सोल्युटली सर्टेन करने के लिए कि इस क्लियरिंग में किसी के भी दिमाग में कोई फनी आइडियाज ना आए, वो अपनी स्वॉर्ड पर ग्रिप बनाता है और उनके पीछे खड़े एक मैसिव पेड़ को एक सिंगल क्लीन स्ट्राइक में उड़ा देता है। डीमंस पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। एरन हार्पी को उसकी नेक से पकड़ता है, उन सब की तरफ देखता है और सिंपली ले आउट करता है। वो इन लैंड्स का मालिक है। वो अब उसे सर्व करते हैं और अगर किसी ने डिसोबे किया या भागने की कोशिश की तो वो पर्सनली उन्हें व्हाइट ड्रैगन को खिला देगा। गॉब्लिन्स और हार्पी इमीडिएटली फोल्ड हो जाते हैं, कंप्लीट और अनकंडीशनल लॉयल्टी स्वेयर करते हैं क्योंकि हाँ, ड्रैगन्स टेरिफाइंग होते हैं और इस आदमी ने अभी अभी एक पेड़ को ही डिलीट कर दिया। किलियन ये सब होते हुए देखता है और जेन्युइनली इमोशनल लगता है। दूसरे नाइट्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें कहता है कि उन्हें नोट्स लेने चाहिए। एरन बस स्मर्क करता है और कहता है कि जल्दी ही कंट्री का हर नोबल इसी कंक्लूजन पर आएगा। इसके होते ही स्क्वाड आगे बढ़ती है। गॉब्लिन अब हार्पी की बैक पर बैठा है, उनके पर्सनल एयरबॉर्न स्काउट की तरह एक्ट कर रहा है, उन्हें विलेज की तरफ एक शॉर्टकट के थ्रू गाइड कर रहा है। जैसे ही वो करीब आते हैं, एरन ग्रुप को स्प्लिट करता है। किलियन और मेन फोर्स एक सेकंड वेव की तरह पीछे होल्ड करते हैं, जबकि एरन और ब्रीडन उस अबैंडन मॉनेस्ट्री पर हिट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लूना उसे पास ही से राइड करके जाते हुए देखती है, ब्लैक कपड़े पहने हुए। ये प्रिटेंड करने की एक बहुत बुरी कोशिश कर रही है कि वो उसके लिए वरीड नहीं है। द मॉनेस्ट्री मीनवाइल एब्सोल्यूट स्कम लोगों का एक फेंस्ड ऑफ अड्डा बनी हुई है। अंदर जॉफ्री के गार्ड्स में से एक ने एक औरत को रस्सी से बांधा हुआ है और उसके रोते हुए बच्चे को बालों से पकड़कर मिट्टी में घसीट रहा है। मां भीख मांग रही है, बच्चा रो रहा है और गार्ड उस पर चुप होने के लिए चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि वो अभी भी जिंदा है। बच्चा कंटिन्यूअसली रोता रहता है। गार्ड अनॉय हो जाता है, बच्चे के सिर को पकड़ता है, वाइंड अप करता है और स्विंग करता है, और तभी उसका हाथ बस उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। ये बास्टर्ड धूल में गिर जाता है, कंप्लीटली शॉक में, धीरे से ऊपर देखते हुए ये जानने के लिए कि किसने अभी अभी उसे एक हाथ वाला आदमी बना दिया। ये एरन था जो ठीक उसके ऊपर खड़ा था, सोर्ड निकाली हुई, सांस तक नहीं फूले थे, और इस आदमी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई हल्की इनकन्वीनियंस हो। वो माउस की तरफ ऐसे देखती है जैसे आसमान अभी अभी खुल गया हो और विस्पर करती है योर ग्रेस, और एरन उसे एक्नॉलेज भी नहीं करता। वो ऑलरेडी जॉफ्री से आइज लॉक कर चुका है। वो अपना हाथ बेल्ट पर रखता है, अपने फेस पर एक कोल्ड स्माइल लाता है और क्लीनली एक लाइन डिलीवर करता है, आखिर हम मिल ही गए यू पीस ऑफ ट्रैश। तो जॉफ्री वहां एक कांपती हुई उंगली एरन की तरफ पॉइंट करके खड़ा है, अपने गार्ड्स पर चिल्ला रहा है, ये पूछते हुए कि ये बंदा कहां से टपक पड़ा। बड़ी शायद ये पता करने से पहले ये फिगर आउट कर लो जब स्वॉर्ड ऑलरेडी तुम्हारे फेस पर ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली सिचुएशन यही है। एरन इतनी जल्दी डिस्टेंस क्लोज करता है कि उसका मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं होता, और अचानक एक ब्लेड जॉफ्री के गाल पर रेस्ट कर रही होती है, खून की एक पतली लाइन ड्रॉ कर रही होती है, और एरन बस कंप्लीटली कामली उसे देख रहा होता है और कहता है, तुम्हें ट्रैश टॉक करने की परमिशन किसने दी। इस पॉइंट पर जॉफ्री की आत्मा ऑन द स्पॉट अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देती है। वो बैकवर्ड स्क्रैम्बल करता है, एक एब्सोल्यूट कावर्ड की तरह अपने गार्ड्स के पीछे डाइव करता है और उन्हें एरन को मारने के ऑर्डर्स चिल्लाने लगता है। गार्ड्स वही करते हैं जो गार्ड्स करते हैं, अपनी स्वॉर्ड्स निकालते हैं, आगे चार्ज करते हैं और एब्सोल्यूटली घंटा को उखाड़ते हैं। क्योंकि एरन एक सेकंड ब्लेड निकालता है, फुल जोरो मोड में शीट को दांतों में पकड़ता है, ब्लेड ड्रॉ करता है, स्कैबर्ड जमीन पर पंक्चुएशन की तरह फेंकता है और बस सीधा उन सबके आर पार चला जाता है। ये एक फाइट कम और एक करियर एंडिंग हाईलाइट रील ज्यादा थी। लास्ट सर्वाइव करने वाला सोल्जर गिरने से पहले पूरे एग्जिस्टेंशियल हॉरर में चिल्लाता है। कोर्टयार्ड डेड क्वाइट हो जाता है। एरन जॉफ्री की तरफ मुड़ता है, अपनी सोर्ड उठाता है और इस आदमी की पूरी स्टोरी एंड करने से रफली 2 सेकंड दूर था जब जोसेफ पता नहीं कहां से ड्रॉप इन करता है और स्ट्राइक ब्लॉक कर लेता है। लूना इस इडियट पर चिल्लाती है कि वापस आओ, पूछती है कि तू फक क्या कर रहा है, पर वो उसे इग्नोर करता है। एक स्मग स्माइल के साथ जॉफ्री की तरफ मुड़ता है और कैजुअली पूछता है कि क्या उसे थोड़ी हेल्प चाहिए, और जॉफ्री जो इस पॉइंट पर मरने से बचने के लिए एक रैकून से भी हाथ मिला लेगा, तुरंत हाँ बोलता है। एरन पीछे हट जाता है, उस बॉडीज के ढेर के बीच कंप्लीटली रिलैक्स खड़ा है जो उसने अभी क्रिएट किया था। फिर ये बंदा जोसेफ लेडी लूना की तरफ मुड़ता है, अपना हाथ अपने दिल पर रखता है और मोनोलॉग शुरू कर देता है कि एरन एक गुड फॉर नथिंग है जो काउंट नहीं बन सकता, ड्यूक तो दूर की बात, और फिर ऐड करता है कि मैं ही वो इकलौता मर्द हूं जिसकी आपको जरूरत है। ब्रो को लगा ये कोई कन्फेशन सीन चल रहा है। जॉफ्री को इनमें से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अगले 5 मिनट सर्वाइव करना है। वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और उसके साथ ही दोनों एक साथ एरन पर चार्ज कर देते हैं। जॉफ्री चिल्लाता है कि भले ही वो बदल गया हो, पर अभी भी इतना जल्दी नहीं हुआ कि वो उन्हें नीचा समझे। एरन उन्हें आते हुए देखता है, एक लंबी थकी हुई साय लेता है और अपना वेट शिफ्ट किए बिना दोनों स्वॉर्ड्स एक साथ ब्लॉक कर लेता है।
फिर वो इन दोनों बास्टर्ड्स को पीछे धकेलता है, लूना की तरफ मुड़ता है और उसे किसी सेफ जगह पर फॉल बैक करने को बोलता है जब तक कि वो इन दोनों इडियट्स को डील करता है। पर वो वहां से हिलने को तैयार नहीं थी। तो एरन ने कजाल को बुलाया और ऑर्डर दिया कि इस न्यूसेंस को यहां से ले जाए ताकि वो फाइट पर ध्यान दे सके। फिर उसने टे को ऑर्डर दिया कि किलियन से कांटेक्ट करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सुबह उसे बताया था। इस वक्त तक दोनों रिकवर कर चुके थे। जोसेफ कहता है कि अभी बैकअप बुलाना पॉइंटलेस है क्योंकि जब तक कैवलरी आएगी वो उसे निपटा चुके होंगे। पर हमारा लड़का बस हंसता है, अपने हाथ वेव करता है और इन दोनों इडियट्स को अपने पास आने को कहता है। ये दोनों एक बार फिर एरन की तरफ चार्ज करते हैं, उसे बोलते हुए कि ज्यादा कॉकी मत बन क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। पर एरन बस पहले अटैक को साइड स्टेप करता है और जोसेफ की सोर्ड पर पैर रख देता है। उसके प्रोसेस करने से पहले ही सोर्ड को ब्रेक कर देता है। एरन ऑलरेडी उसके पीछे होता है, फेस पर एक सैटिस्फाइंग बूट झाड़ता है जिससे वो हवा में उड़ता हुआ सीधा जॉफरी से जा टकराता है और फिर वो उनकी तरफ अपनी ब्लेड पॉइंट करता है और एक ही साथ उनकी स्वॉर्ड्स, उनकी टेक्निक और उनके पूरे करियर्स को रोस्ट करना शुरू कर देता है। फिर अपना पॉइंट परमानेंट बनाने के लिए वो अपनी एक ब्लेड जोसेफ के पैर में घुसा देता है, उसे उस दर्द के साथ थोड़ी देर बैठने देता है, अपनी दूसरी स्वॉर्ड घुमाता है और जोसेफ का लेफ्ट हैंड क्लीन काट देता है। जोसेफ कंप्लीटली अपना आपा खो बैठता है, चिल्ला रहा है और रो रहा है और एरन बस अपना बूट उस आदमी के चेस्ट पर रखता है, उसकी तरफ नीचे देखता है और उसे अपनी जमीन से निकल जाने के लिए कहता है। जोसेफ को यह बात दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रोते हुए जल्दी से खड़ा होता है और वहां से गायब हो जाता है। एरन उसे जाते हुए देखता है, फिर धीरे से पलटकर जॉफरी की तरफ आता है। जॉफरी एरन से पूछता है कि क्या उसने पावर के बदले किसी डेविल को अपनी आत्मा बेच दी है और ये याद दिलाकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि उसके आदमी अभी भी एरन के आदमियों से गिनती में ज्यादा है। एरन बस स्माइल करता है और बहुत कैजुअली मेंशन करता है कि पेनड्रैगन फैमिली अपने नाइट्स के लिए काफी वेल नोन है और राइट ऑन क्यू पूरी की पूरी कैवलरी ड्रैगन बैनर्स के नीचे उस हिल से थंडरिंग आवाज करते हुए आ जाती है। एरन ऑर्डर देता है, उसके सोल्जर्स बाकी सबको हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो जॉफरी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, यू ट्रैश, तुमने पेनड्रैगन्स को बिट्रे करने के बाद एक क्विक डेथ की उम्मीद तो नहीं की थी, है ना? फिर अगले ही सेकंड कैवलरी ठीक इस आदमी के ऊपर से राइड करती हुई निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉफरी को एक मैसिव वुडन क्रॉस पर किल कर दिया गया है, उसका लेफ्ट आर्म पिन्ड है, राइट हैंड हाफ नेल्ड है और वो बस वहां दुनिया के सबसे डिजर्विंग स्केयरक्रो की तरह लटक रहा है। ये रॉबर यहाँ एक रिवर्स जीसस का रोल प्ले कर रहा है, अपने खुद के पापों के लिए मर रहा है और क्रॉस का हर एक स्प्लिंटर उसने पूरी तरह अर्न किया था। एरन और किलियन सीनरी चेक करने के लिए आराम से चलकर वहां आते हैं और फिर एरन घूमकर उन स्लेव्स की तरफ देखता है जिन्हें जॉफरी ने कैद करके रखा था और भाई ये नजारा एक ट्रक की तरह हिट करता है। ये लोग अब बेरली इंसान बचे थे, फटे हुए कपड़े, खोखली आंखें और प्रैक्टिकली बस अपने दर्द के सहारे जिंदा थे। फिर एरन की नजर बगल वाले रूम पर पड़ती है और वो स्कल्स का एक लिटरल पहाड़ था जो बाहर गिर रहा था। एरन एक वर्ड नहीं बोलता, वो सीधा चलकर जॉफरी के पास जाता है, अपनी स्वॉर्ड क्लीन उस आदमी के पेट के आर पार घुसा देता है और उस स्कल पाइल की तरफ पॉइंट करता है। क्या ये तुमने किया है? जॉफरी इमीडिएटली कांपने लगता है, रोने लगता है और फॉरगिवनेस की भीख मांगने लगता है। एरन उसकी तरफ टोटल बोन डीप डिस्गस्ट वाले लुक के साथ घूरता है और बोलता है, फॉरगिव यू? नॉट अ चांस, तुमने पेनड्रैगन्स को बिट्रे किया है। जॉफरी अब फुली पैनिक करने लगता है, रोते हुए एरन से भीख मांगता है कि वो बस उसे मार दे और ये सब खत्म करे। और एरन उसकी तरफ देखता है, जमीन पर बैठे उन भूखे टूटे हुए पेजेंट्स की तरफ देखता है और बोलता है, ना तुम्हारे साथ क्या होगा ये अब वो डिसाइड करेंगे। फिर वो विलेजर्स की तरफ घूमता है और बोलता है, इसे उबालो, इसे जलाओ, हैव फन विद इट। पेजेंट्स लगभग 2 सेकंड्स के लिए डेड क्वाइट हो जाते हैं। फिर वो जॉफरी की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो पत्थर, लकड़ी के डंडे, अपने नंगे हाथ जो भी उनकी रीच में होता है उसे उठाने लगते हैं और वो एब्सोल्यूट तरीके से इस आदमी पर टूट पड़ते हैं, पूरे टाइम अपने भाइयों और बहनों के बारे में चिल्लाते हुए। मीनवाइल एरन विलेज श्राइन की तरफ बढ़ता है, इन जायंट डोर्स को पुश करके खोलता है और खुद को एक टावरिंग स्टोन स्टैचू गॉडेस ऑफ लाइट की तरफ देखता हुआ पाता है। उसने अंदर बेरली एक कदम ही रखा था कि अचानक कोई बैंडेड स्टैचू के पीछे से बाहर जंप करता है और अपने हाथों की पूरी स्पीड से अपनी सोट घुमाता है। एरन अपनी आंख भी नहीं झपकाता, वो उस अटैक को वन हैंडेड ब्लॉक करता है, ब्लेड को ओवरपावर करता है, उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है, अपने फुट से उसके पेट को पिन करता है और उसके दिल के क्लीन आर पार स्टैब कर देता है। गॉडेस की स्टैचू पर हर जगह खून के छींटे पड़ जाते हैं। एरन उस स्टैचू की तरफ ऊपर देखता है और बस बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है, आप मुझे अपने घर में ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कमिट करने के लिए कर्स तो नहीं करेंगी ना? मुझे जिंदगी का दूसरा चांस मिला है और मैं इसे उन रूल्स के हिसाब से खेलकर वेस्ट नहीं करने वाला जो बुरे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छे लोगों को मेरी रिस्पेक्ट मिलती है, ईविल स्कम को जीरो मर्सी मिलती है। फिर वो अपना होली मेडालियन निकाल कर फाड़ता है, उसे डोनेशन बॉक्स में टॉस करता है और कहता है, ये मेरा रास्ता है, अगर आप मुझे डैम करना ही चाहती हैं तो कम से कम मेरे काम खत्म होने तक वेट कीजिएगा। कट टू द विलेज एंट्रेंस और एरन को एक फुल हीरो वेलकम मिल रहा है। एक औरत प्रैक्टिकली रोते हुए अपने बच्चे को पकड़े आगे आती है और हर चीज के लिए उसे थैंक यू कहती है। एरन इसको कंप्लीटली कूल प्ले करता है, उससे वरी न करने को कहता है और कैजुअली विलेज को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प के लिए बिल्डिंग सप्लाईज भेजने का ऑफर देता है। भीड़ एब्सोल्युटली वाइल्ड हो जाती है, हाथ हिला रही होती है और चैंट कर रही होती है, लॉन्ग लिव एरन, ग्लोरी टू द हाउस ऑफ द व्हाइट ड्रैगन। हमारा लड़का एक सेकंड के लिए इसे सोक इन करता है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जब वो विलेज से काफी दूर निकल जाते हैं तो उसकी मॉन्स्टर स्क्वाड किसी लॉयल गोल्डन रिट्रीवर्स की तरह उसके पास आती है और अपने रिवॉर्ड के बारे में पूछती है, जिसमें हार्पी फ्रंट और सेंटर में होती है और कंप्लेन कर रही होती है कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। एरन हंसता है और उन्हें एक अच्छे रिवॉर्ड का प्रॉमिस करता है। फिर किलियन स्माइल करते हुए उसके पास चलकर आता है, ये पॉइंट आउट करता है कि साउथ नॉर्टन अब फाइनली फ्री हो चुका है और पूछता है कि क्या अब वो आगे एंगूना फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। एरन बस अपना सिर हिलाता है, अभी नहीं, मुझे पहले एक आखिरी चीज हैंडल करनी है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले।
एरन ग्रैनी के साथ स्ट्रेटेजाइज कर रहा है और वो उसे एक वाइल्ड आइडिया देती है, एंकोना के ऑक्स को रिक्रूट करो। क्यों? क्योंकि वो करंटली पेंड्रैगन टेरिटरी से लॉक्ड है और उनके कॉम्बैट स्टैट्स तुम्हारे एवरेज सोल्जर से वे हायर हैं। अगर एरन उन्हें पेरोल पर ले आए तो वो एक एब्सोल्यूट चीट कोड बन जाएंगे। एरन टेबल पर थोड़ा स्केप्टिकल फेस बनाए बैठा है। वो रिप्लाई करता है कि उसे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया होगा क्योंकि ऑर्क सिर्फ फाइटिंग और किलिंग की परवाह करते हैं। वो कभी मुझे ज्वाइन क्यों करेंगे? ग्रैनी तब ऑर्क पॉलिटिक्स का गोल्डन रूल ड्रॉप करती हैं। वो सिर्फ अल्फा को फॉलो करते हैं। क्योंकि एरन अभी अभी सोल्ड्रेक से हारा था, ऑर्क्स को लगता है कि वो वीक है। उनकी रिस्पेक्ट पाने का इकलौता तरीका है वहां पहुंचना और फिजिकली उन्हें पीट कर वो रिस्पेक्ट लेना। अगर वो ये पुल ऑफ कर लेता है तो उनकी सारी ताकत उसके हाथ में होगी। पर एरन अभी भी इस आइडिया को लेकर थोड़ा हेजिटेंट लग रहा था। एआईए उससे पूछती हैं कि क्या उसने पहले कभी किसी ऑर्क से फाइट की है। एरन अपनी आंखें बंद करता है और उसे एक वियतनाम फ्लैशबैक आता है अपने अर्ली डेज एज अ डीमन स्लेयर का। उसे याद आता है कि उसने इनमें से बस एक से फाइट की थी और वो एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर था। ये ऑर्क लिटरली किसी टैंक की तरह बिल्ड था। एरन ने एक स्पीयर और एक डैगर लिटरली उस बंदे के चेस्ट में घुसा दिया था और उस ऑर्क ने स्पीयर को ऐसे निकाल दिया जैसे वो कोई माइनर इनकन्वीनियंस हो और एक जायंट मीट क्लीवर लेकर उस पर चार्ज कर दिया। वो प्रैक्टिकली एक स्ट्रेट अप डार्क सोल्स बॉस फाइट थी। एरन को अपनी लाइफ बचाने के लिए डॉज करना पड़ा था, ऑर्क के थकने का वेट करना पड़ा था और फिर फुल फियरल होकर उस बीस्ट के शोल्डर्स पर जंप करना पड़ा ताकि मैन्युअली एक स्वॉर्ड से उसका सिर काट सके। रियलिटी में वापस आते हुए एरन अपने आर्म्स क्रॉस करता है और स्मर्क करता है। उस वक्त ये एक बहुत ही ग्रूलिंग फाइट थी, पर अपने करंट स्टैट्स के साथ वो कॉन्फिडेंट है कि वो उन्हें आराम से स्वीप कर लेगा। ग्रैनी बहुत थ्रिल्ड हो जाती हैं और उसे बताती हैं कि अगर वो ऑर्क लीडर बनने में मैनेज कर लेता है तो मॉज़ोलियम तक पहुंचना और उसे ओपन करना उसके लिए वे इजियर हो जाएगा। एरन इस पॉइंट पर थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर हमें इसके आंसर्स अभी नहीं मिलते। कट टू द प्रेजेंट डे। एरन की स्क्वाड फॉरेस्ट के रास्तों से माउंटेन्स की तरफ राइड कर रही है और उसकी टीम का मोराल प्रैक्टिकली खड्डों में है। किलियन बुलेट्स छोड़ रहा है और कह रहा है कि ये एक सुसाइड मिशन है। फिर उसकी डिस्काउंट मॉन्स्टर स्क्वाड भी चालू हो जाती है। गॉब्लिन अपने हाथ वेव कर रहा है, पैनिक कर रहा है कि ऑर्क्स उन्हें स्लॉटर कर देंगे और हार्पी तो लिटरली रो रही है, वाइन कर रही है कि उसे अभी नहीं मरना है। एरन एक मैसिव साय लेता है। वो अपनी स्क्वाड से कहता है कि अगर उन्होंने रोना बंद नहीं किया और स्ट्रेटेजाइज करना शुरू नहीं किया तो वो खुद उन्हें किसी ड्रैगन को खिला देगा। अचानक आगे से कोई चिल्लाने लगता है। किलियन उस आवाज को पहचान लेता है। ये जोसेफ है। गॉब्लिन आगे पीक करता है और कंफर्म करता है कि ये ऑर्क्स ही हैं। एरन रेस देता है और सीधा उस कमोशन की तरफ चार्ज कर देता है, जबकि किलियन पीछे से उसको रुकने के लिए चिल्ला रहा होता है। जब वो पहुंचते हैं तो सीन बहुत ही पैथेटिक होता है। जोसेफ जमीन पर किसी पत्ते की तरह कांप रहा है। उसकी स्वॉर्ड कांप रही है जिसे उसने 5 मैसिव ऑर्क्स की तरफ पॉइंट किया हुआ है और वो उन्हें पास न आने के लिए चिल्ला रहा है। उसके ठीक बगल में लूना अपने दिमाग में उसे एब्सोल्युटली रोस्ट कर रही है कि वो इस सिचुएशन में फंसे ही कैसे। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। लूना इस इडियट पर चिल्लाते हुए उससे डांट रही थी कि उसने एरन के खिलाफ प्लॉट क्यों किया और उसको बोल रही थी कि अगर उसने इस बार ठीक से बिहेव नहीं किया तो वो मेक श्योर करेगी कि उसे परमानेंटली बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और अगर वो उसे प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ तो उसकी फैमिली इसके यूजलेस एस को हमेशा के लिए एग्जाइल कर देगी। जोसेफ लिटरली रो रहा था। उसे जॉब से ना निकालने की भीख मांग रहा था और शायद इसी पैनिक में उसने कुछ स्टूपिड किया और अब वो इस सिचुएशन में है। ऑर्क चीफ जोसेफ को नीचे देखता है, एक ऐसे क्लब के सहारे खड़ा है जिसका साइज प्रैक्टिकली किसी पेड़ के ट्रंक जितना बड़ा है। वो इस रोते हुए ग्रोन मैन को घूरता है और बेसिकली बोलता है, तुम अपनी सोर्ड मुझ पर पॉइंट कर रहे हो? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, प्यूनी ह्यूमन? जोसेफ ऐसे लग रहा था जैसे बस अब अपनी पैंट गीली करने ही वाला है। फिर एरन वहां कैजुअली आता है और पूछता है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। एरन को देखते ही जोसेफ अपनी बची कुची इज्जत का छोटा सा टुकड़ा भी फेंक देता है। वो दौड़कर एरन के पास जाता है और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगता है। एरन उसकी तरफ प्योर डिस्गस्ट में देखता है, ये सोचते हुए कि आखिर इस एब्सोल्यूट फ्रॉड को नाइट की उपाधि मिली ही कैसे। किलियन और स्क्वाड फाइनली कैच अप करते हैं और एरन को पीछे रहने के लिए चिल्लाते हैं, पर ऑर्क चीफ का ध्यान पेंड्रैगन बैनर पर जाता है। वो एरन से आइज लॉक करता है, उसकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है, तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। अगले ही सेकंड ऑर्क चीफ अपना ऑरा फ्लेक्स करता है और ये प्रैक्टिकली स्ट्रेट अप कॉन्करर्स हकी जैसा होता है। फियर मैजिक की एक अनबेरेबल वेव पूरे एरिया में फैल जाती है। किलियन इंस्टेंटली पैरालाइज हो जाता है। उसके फेस पर पसीना बह रहा है, उसका गला जैसे बंद हो जाता है और वो एक मसल भी मूव नहीं कर पाता। प्योर टेरर में वो मेंटली एरन को रिट्रीट करने की भीख मांग रहा है, पर एरन बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल का बना है। उस प्रेशर से अनफेज्ड वो कैजुअली अपने हॉर्स से उतरता है। किलियन का प्रैक्टिकली मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है कि एरन उस जगह चल भी कैसे रहा है। एरन अपनी स्क्वाड को वहीं रुकने और अपनी सोर्ड्स शील्ड रखने को कहता है। वो कैजुअली चलकर ऑर्क चीफ के पास जाता है, उसकी आंखों में ठीक घूरता है और स्माइल करता है। 1v1 मी एंड यू। ऑर्क्स स्टन्ड है, पर चीफ बस एक विकेट स्मर्क देता है, अपनी नकल्स क्रैक करता है और एरन को डॉक्टर के पास भेजने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उनके बीच एक स्टेयर डाउन होता है और एरन वही करता है जो कोई भी रीजनेबल इंसान करता जब एक ऑर्क चीफ उसके मुंह पर आ जाता, एक हेडबट। और वो इतना क्लीन था कि उसने लिटरली उस बंदे की पूरी नाक रीअरेंज कर दी। पॉइंट ब्लैंक, नो वार्निंग, जस्ट प्योर डिसरिस्पेक्ट डिलीवर्ड एट फुल फोर्स। ऑर्क पीछे लड़खड़ाता है और एक सेकंड के लिए हर कोई फ्रीज हो जाता है। किलियन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो रहा है ये देखकर कि उसके बॉस ने अभी अभी कैजुअली एंकोना ऑर्क्स के लीडर पर असॉल्ट किया। और फिर वो उन गुस्से से भरे हुए ग्रीन मॉन्स्टर्स की वॉल की तरफ देखता है जो चीफ के पीछे खड़े थे और अपने आप से कहता है, वी आर फक्ड। पर उस ऑर्क के होमीज गुस्से में नहीं थे, वो प्रैक्टिकली हंस हंस के मर रहे थे। उनके चीफ का फेस अभी एक ह्यूमन ने तोड़ दिया था और अपेरेंटली उनके लिए ये अब तक की सबसे फनीएस्ट चीज थी। चीफ अंडरस्टैंडेबली इस सेंटिमेंट को शेयर नहीं कर रहा था। वो वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है, गुस्से से उबल रहा है,
हाथ में क्लब पकड़े एरन को एक स्टेन में बदलने के लिए रेडी है, पर एरन बस वहां खड़ा है, ऐसे जैसे किसी पेंटिंग के लिए पोज दे रहा हो। सनलाइट भी वैसे ही पड़ रही है और वो कामली पूछता है कि एंकोना ऑक्स ने आखिर फॉरेस्ट छोड़ा ही क्यों था? क्या उन्होंने हाउस पेनड्रैगन को ब्लड ओथ नहीं दी थी? चीफ का रिस्पॉन्स बेसिकली ये होता है, एक्चुअली ब्रो ये तुम्हारी गलती है। एरन को सोल्ड्रेक ने बॉडी स्लैम किया था, वो क्रीचर जिसे ऑक्स अपना सीक्रेट फॉरेस्ट गार्डियन मानकर पूछते हैं, और ऑक कल्चर में अपने ही डेटी से हारना मतलब तुम एक लूजर हो, और ऑक्स लूजर्स को लॉयल्टी प्लेज नहीं करते। तो वो लोग निकल गए, रोग हो गए और अपनी शर्तों पर कुछ टेरिटरी कॉन्कर करने का डिसाइड किया। एरन तुरंत सब समझ जाता है, इन लोगों को पॉलिटिक्स या ओथ्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस वाइल्ड होने और खून बहाने का एक एक्सक्यूज चाहिए था, और एरन ने खुद इनके हाथों में वो एक्सक्यूज थमा दिया था। तो वो इकलौती लॉजिकल चीज करता है, वो अपनी नकल्स क्रैक करना शुरू करता है और सीधा चीफ की तरफ बढ़ता है। एरन ये पॉइंट आउट करता है कि वो बिना किसी वेपन, ना सोर्ड, ना कुछ अनार्म्ड आया है, और फिर चीफ की तरफ देखकर पूछता है, तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? चीफ कहता है स्टिल, क्योंकि उसे भी पता है कि इसका क्या मतलब है। ऑर्क लॉ है, अगर तुम्हारा ओपोनेंट बिना किसी वेपन के आता है तो तुम्हें अपना वेपन छोड़ना होगा, और तुम कभी भी किसी वन ऑन वन चैलेंज को डॉज नहीं करते, क्योंकि एक फेयर फाइट से भागना ऑर्क कल्चर में सबसे बड़ा एल है। तो डंडा जमीन पर गिरता है, चीफ अपनी स्टांस लेता है, और आधी सेकंड बाद वो दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे की तरफ ऐसे स्प्रिंट कर रहे होते हैं जैसे वो एक डार्क सोल्स बॉस फाइट हो और किसी ने अभी अभी फॉग गेट हिट किया हो। चीफ पहला स्विंग मारता है और एरन उसके सिर के ऊपर से वॉल्ट करके ऐसे निकल जाता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। मिड एयर में वो मैथ कर रहा होता है, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता तो उसकी खोपड़ी इस वक्त तक एक फ्रूट स्मूदी बन चुकी होती। चीफ स्पिन करके हवा में ही उसे स्वॉट करने का ट्राई करता है, पर एरन इस हिट को ब्लॉक करने के लिए अपना पैर आगे कर देता है। इंपैक्ट इतना भारी होता है कि उसके शेयर फोर्स से ऑक के पैरों के नीचे की जमीन क्रैक होकर टूट जाती है। किलियन, लूना, ऑर्क्स, सोल्जर्स, जो कोई भी ये देख रहा था, उसकी फंक्शन करने की एबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। लूना ने अपना फेस कवर किया हुआ है, किलियन ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने करियर चॉइसेस को दोबारा रिकंसिडर कर रहा हो। धूल हटती है और एरन बिना किसी फिक्र के खड़ा है, अपने जूतों की तरफ नीचे देख रहा है जैसे चेक कर रहा हो कि कहीं उस पे स्कफ मार्क्स तो नहीं आए। वो कुछ क्विक मेंटल मैथ करता है, पास्ट लाइफ वाले ऑक के कंपैरिजन में इसके पास इंसेन स्ट्रेंथ और ट्रैश एजिलिटी है। फिर वो ऊपर देखता है और चीफ की डायरेक्टली उसके मुंह पर बेइज्जती करता है, तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ से क्यों नहीं लड़ रहे हो? चीफ हंसते हुए उस डस्ट क्लाउड से बाहर निकलता है और काफी सिंपली एक्सप्लेन करता है, नॉर्मल इंसान बहुत कमजोर होते हैं, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, मैं सिर्फ उसके खिलाफ अपना 100% देता हूं जो मेरी पहली रियल हिट सर्वाइव कर सके, वरना मजा नहीं आता। ये सुनकर एरन कहता है, लेट्स सी इट, और चीफ एब्सोल्युटली चमक उठता है। वो चिल्लाता है कि एरन अब एंकोना ऑर्क्स की एक्चुअली पावर एक्सपीरियंस करने वाला है, और बिना एक वर्ड बोले उसका फिस्ट एरन के सिर की तरफ स्ट्रेट अप लाइटनिंग स्पीड से लॉन्च होता है। सिर्फ उसके मुक्के के विंड प्रेशर से पंच लैंड होने से पहले ही एरन के गाल पर एक कट लग जाता है, और एरन का एक बहुत क्विक, बहुत ऑनेस्ट मोमेंट होता है, ओके वो लिटरली फास्ट है। चीफ ट्रैश टॉक कर रहा होता है, एरन से कहता है कि असली मजा शुरू होने से पहले डर की वजह से उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। वो फिर से एक दूसरे की तरफ रश करते हैं। चीफ एक हैवी हेमेकर पंच मारता है और एरन अपना सिर शील्ड करने के लिए अपने आर्म्स क्रॉस करता है, पर हिट इतना भारी होता है कि इंपैक्ट की वजह से एरन सच में चिल्ला उठता है। लूना तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। किलियन बैटलफील्ड के पार से अपने बॉस का नाम चिल्ला रहा होता है, कंप्लीटली कन्विंस हो चुका है कि उसने अभी अभी एरन को मरते हुए देखा है। ऑर्क भी कन्विंस था कि उसने एरन को आफ्टर लाइफ भेज दिया है, पर ठीक उसी वक्त उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसने इंपैक्ट फील किया, श्योर, पर किसी इंसान को कुचलने जैसा फील नहीं हुआ। और फिर धूल हटती है और ब्रो, एरन उस क्रेटर से एक सिंगल स्क्रैच के बिना कैजुअली बाहर निकल आता है। हमारा लड़का लिटरली यहाँ कंप्लेन कर रहा होता है कि वो थोड़ा रस्टी हो गया है, क्योंकि वो रिसेंटली सिर्फ लो लेवल मॉब से लड़ रहा था। लूना अपना जॉ जमीन पर ड्रॉप किए वहां खड़ी होती है, और यहाँ तक कि दूसरे ऑक्स भी अब स्माइल करना शुरू कर चुके हैं। मीनवाइल किलियन का एक फुल ब्लोन पैनिक अटैक चल रहा है। वो एरन की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई भूत हो, सोच रहा है कि कोई चांस नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान ने अभी ऑक का फुल पावर हिट बिना इंजरी के टैंक किया हो। पर तभी उसके बॉडीगार्ड इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं। क्योंकि एरन हाउस पेनड्रैगन का एयर है, किलियन अपने हॉर्स पर कूदता है और अपने नाइट्स को चार्ज करने और अपने बॉस को सेव करने के लिए चिल्लाता है। पर हमारा लड़का बस अपना एक हाथ ऊपर करता है और पूरी कैवलरी को उनके ट्रैक्स पर ही रोक देता है। अपने चेहरे पर खून लगे होने के बावजूद वो उन्हें एक एब्सोल्यूट गीगा चार्ज लाइन मारता है, पीछे हटो। ये एक 1v1 है। किलियन सच में इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहता था, पर उसको आखिरी बार मिली वो पिटाई याद आ जाती है और वो अपने मेन को स्टैंड डाउन करने के लिए बोल देता है। अचानक क्राउड में से एक ऑक सच में तालियां बजाना और हंसना शुरू कर देता है। वो एरन को हाइप कर रहा होता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि कार्ट से, जो एंकोना फॉरेस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, उसके एक हिट को सर्वाइव करना ही खुद में एक इंसेन फ्लेक्स है। एरन स्मर्क के साथ कार्ट की तरफ मेनेसिंगली चलना शुरू करता है और कहता है, हर दिन सीखने का दिन होता है और अब टाइम आ गया है उसे दिखाने का कि रियल पावर क्या होती है। कार्ट अपनी चेस्ट को फुलाकर ग्लोट करने की कोशिश करता है और कहता है, या तुमने एक हिट सर्वाइव कर लिया, पर खुद को देखो, तुम्हारा खून बह रहा है, तुम्हारे पास मैक्स 5 मिनट है। एरन बस अपना माथा पूंछता है और पूछता है, ब्रो तुम इतनी जल्दी सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? जैसे ही वो ये बोलता है, उसके चेहरे का वो बड़ा सा कट लिटरली खुद को दोबारा जोड़ लेता है। ये कुछ वुल्वरीन लेवल की रीजनरेशन थी। वो स्मर्क करता है और इसे बस एक स्क्रैच बताकर झटक देता है। कार्ट एब्सोल्युटली शुक है। वेट, तुम हील कर सकते हो। वो अपना आपा खो बैठता है और एरन की तरफ चार्ज करता है, अपने दोनों हाथ जमीन पर स्लैम करते हुए एक धरती को हिला देने वाला ब्लो मारता है। अगले ही सेकंड अर्थ के पीसेस हवा में हर जगह उड़ रहे होते हैं, पर एरन स्मूथली डॉज कर लेता है। हमारा लड़का ऑलरेडी अपने दिमाग में मैथ कर रहा है।
उसे समझ आ जाता है कि ये एनकोना ऑक्स सिर्फ ब्रॉन है और जीरो ब्रेन है, तो उसको बस इस बिग गाय का बैलेंस बिगाड़ना है। एरन डर्टी प्ले करने का डिसाइड करता है और ट्रैश टॉकिंग शुरू करता है। वो कार्थ से कहता है कि उसका पूरा ट्राइब बस ब्रेनलेस मीट हेड्स का एक झुंड है जिन्हें सिर्फ अपने मुक्के घुमाना आता है। प्रेडिक्टेबली कार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है कि वो इन्हीं शब्दों को एरन के गले से नीचे उतार देगा और एक मैसिव फुल पावर किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। एरन इसे आते हुए देख लेता है और इंटेंशनली ये हिट लेता है, अपने आर्म्स क्रॉस करके इसे ब्लॉक करता है। क्रैक! उसका हाथ किसी सूखी टहनी की तरह टूट जाता है। किलियन साइडलाइन से चिल्ला रहा होता है, अपना आपा कंप्लीटली खोता हुआ दिख रहा है, जबकि कार्थ ग्रिन करने लगता है, ये सोचते हुए कि अब जब एरन क्रिपल हो चुका है उसने ये फाइट जीत ली है। पर फिर एरन के चेहरे पर एक क्रेजी स्माइल आती है। वो उसी टूटे हुए आर्म को आगे करता है और एक आयरन ग्रिप के साथ कार्थ को उसके पैर से पकड़ लेता है। कार्थ का दिमाग कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वेट, क्या मैंने अभी इसे नहीं तोड़ा था? एरन हंसता है और उसे बताता है कि आर्म ऑलरेडी पूरी तरह हील हो चुका है। ये शुरुआत से ही एक बेट था। एरन उसके लेग को छोड़ता है और कार्थ की मैसिव बॉडी को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करता है और खुद को हवा में लॉन्च कर देता है। कार्थ टोटली ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और डॉज भी नहीं कर पाता। एक कोल्ड डेड आइड स्टेयर के साथ हमारा लड़का कार्थ की खोपड़ी पर एक डेवस्टेटिंग स्ट्राइक करता है। वो जायंट ऑग जमीन पर जोर से गिरता है, खून थूकता हुआ। ये एक क्लीन केओ था। किलियन और लूना लिटरली स्पीचलेस थे। उनके दिमाग ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी अभी क्या विटनेस किया। पर इसका सबसे फनीएस्ट पार्ट ये था कि दूसरे ऑक्स को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उनका बॉस अभी फोल्ड हो गया। वो एब्सोल्युटली अपना दिमाग खोकर कूद रहे थे और चीयर कर रहे थे, कह रहे थे कि एरन श्योरली एक बहुत पावरफुल इंसान है। तो ऑक्स अपने बॉस को धूल से उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एरन वहां कैजुअली अपना टूटा हुआ हाथ पकड़े खड़ा है। किलियन अपने हॉर्स से कूदता है, उसका एक फुल ब्लोन मेल्टडाउन हो रहा है और एरन को इसी सेकंड एक मेडिक लाने की भीख मांगता है। पर हमारा लड़का बस माइल्डली अनॉयड है। वो साई करता है, सोचता है कि रीजेनरेशन का पेन उस इंजरी के पेन से भी ज्यादा बुरा है, और फिर वो कैजुअली अपने इंजर्ड हैंड को फ्लेक्स करता है। एक मैजिकल लाइट निकलती है और बूम, हाथ वापस एकदम परफेक्ट हो जाता है। अपने फुली हील्ड आर्म के साथ एरन चलकर कार्थ के पास जाता है, जो इस वक्त अपने घुटनों पर गिरकर प्रैक्टिकली जमीन चूम रहा था, और उसे अपना आखिरी अल्टीमेटम देता है, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। कार्थ, जो उन मीटहेड्स के कानून की रिस्पेक्ट करता है, बिना कोई कंप्लेंट किए अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, पर पूछता है कि बॉसमैन एक्चुअली उनसे चाहता क्या है। एरन अपना मास्टर प्लान ड्रॉप करता है कि आज से वो एनकोना फॉरेस्ट को क्लीन करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि एक मॉज़ोलियम को खोल सके। कार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये पॉइंट आउट करता है कि एरन लिटरली फॉरेस्ट का गार्डियन स्पिरिट होना चाहिए, तो वो उसको रेड क्यों कर रहे हैं। पर एरन एग्जैक्टली जानता है कि इस बैटल जंकी को कैसे मैनिपुलेट करना है। वो बेसिकली कार्थ से कहता है, ब्रो, जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे हमारे रास्ते में इतने मॉन्स्टर्स आएंगे कि तुम प्रैक्टिकली लड़ लड़कर तंग आ जाओगे। कार्थ को बस यही सुनना था। उसकी आंखें किसी कैंडी स्टोर में गए बच्चे की तरह चमक उठती हैं और वो अग्रेसिवली अपने हाथ हवा में घुमाते हुए खुद को हाइप करता है और चिल्लाता है कि कोई वीकलिंग मॉन्स्टर्स उनके रास्ते में नहीं टिक सकते। ये देखकर कि ये बिग गाय ऑफिशियली उनके साथ जुड़ चुका है, एरन डिसाइड करता है कि अब इस अलायंस को ऑफिशियल बनाने का वक्त आ गया है। एक नाइट आकर उसे एक स्वॉर्ड देता है और जैसे ही एरन ड्रामेटिकली ब्लेड ड्रॉ करता है, कार्थ और उसके ऑर्क बडीज इंस्टेंटली एक घुटने पर बैठ जाते हैं और हाउस पेंड्रैगन को अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टी और अपनी जान प्लेज कर देते हैं। लूना वहां खड़ी ये सब एक मूवी की तरह देख रही है, कंप्लीटली स्पीचलेस, जबकि ब्रीडन बैकग्राउंड में बिटरनेस से भरा हुआ खड़ा है। फास्ट फॉरवर्ड टू इवनिंग, माउंटेन्स के ऊपर सूरज ढल रहा है और हमारा लड़का डेड वेट को छोड़ने के लिए रेडी है। वो लूना को बताता है कि वो अपने कुछ सोल्जर्स को पीछे छोड़ रहा है जो उसके क्रू को सेफली घर एस्कॉर्ट करेंगे। लूना फुल सबमिसिव मोड में आ जाती है, बो करती है और हर उस चीज के लिए माफी मांगती है जो उसने किया था। बट एरन अभी फिनिश नहीं हुआ है। वो अपना ध्यान ब्रीडन की तरफ मोड़ता है। वो सीधा उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, अगर तुमने मुझ पर दोबारा सोर्ड पॉइंट की तो मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि बहुत कुछ और ले लूंगा। ये हरामी बुरी तरह डर जाता है और बस नॉट करता है। ये करने के बाद एरन सोल्जर्स को निकलने का ऑर्डर देता है। लूना उसे जाते हुए देखती है, अपने चेस्ट को पकड़ती है और कंप्लीटली फ्लस्टर्ड हो जाती है, ये रियलाइज करते हुए कि हमारा लड़का एक्चुअली वो इम्पॉसिबल चीज कर दिखाएगा और ड्रैगन की कंडीशंस को फुलफिल कर देगा। कट टू नाइटफॉल और नया बना मॉन्स्टर स्क्वाड अंका फॉरेस्ट के एज पर पहुंचता है। पूरी आर्मी एकदम इनसेन लग रही है। ऑर्क्स की आर्मी मार्च कर रही है और एक छोटा डीमन हार्पी के हेड पर चिल कर रहा है। पर इस फॉरेस्ट का ऑरा कोई मजाक नहीं है। किलियन के पसीने छूट रहे हैं और डीमंस भी इस हैवी एटमॉस्फेयर से विजिबली डर रही हैं। कार्थ ऑफ कोर्स एक साइको की तरह स्माइल कर रहा है। एरन मीनवाइल फॉरेस्ट को देखता है और बोलता है, सब कुछ यहीं से शुरू होगा, वो बैटल जो मुझे लड़नी है। कट टू सोल ड्रेक, जो एक पिलर पर बैठा है और मैजेस्टिक लग रहा है। ब्रो बैटमैन की तरह मून की तरफ घूर रहा है और ये इनक्रेडिबली क्रिप्टिक लाइन ड्रॉप करता है, ये सेंस करते हुए कि कोई ऐसा आया है जिसके पास पेंड्रैगन का सोल नहीं है। हम वापस अपने स्क्वाड की तरफ एंका फॉरेस्ट में जंप करते हैं और ये एब्सोल्यूट ब्लड बात है। वो लो लेवल स्नेक मॉन्स्टर्स को फार्म करने में फंसे हुए हैं। कार्थ बस इन जायंट रेप्टाइल्स को अपने क्लब से वन शॉट कर रहा है। कंप्लीटली अनॉयड आदमी कंप्लेन कर रहा है कि वो एक डिसेंट वार्म अप भी नहीं कर पा रहा क्योंकि एनिमीज बस ट्रैश मॉब्स हैं। पर जब ऑक्स यॉर्निंग करते हुए ये सब कर रहे हैं, ह्यूमन नाइट्स अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कई सारे स्नेक्स बैकलाइन को एम्बुश करते हैं और एक नाइट लिटरली 1 मिलीसेकंड की दूरी पर था कि उसका फेस बाइट ऑफ हो जाए। लकीली एरन बॉस की तरह स्वूप्स इन करता है, मॉन्स्टर को क्लीनली स्लाइस करके 2 टुकड़े कर देता है और एक ड्रामेटिक ब्लड स्प्लैटर सीधा उस बंदे के फेस पर पड़ता है। नाइट अपने घुटनों पर गिर जाता है, उसे थैंक यू कहता है, पर हमारा लड़का बस कैजुअली उससे पीछे हटने और पैच्ड अप होने के लिए बोलता है। पैचिंग अप की बात करें, एरन कार्थ को वुंडेड लोगों का ट्रीट करने का चार्ज देता है, जो एक एब्सोल्युटली हिलेरियस विजुअल है। एक जायंट ब्लड थर्स्टी ऑर्क कॉम्बैट मेडिक बना हुआ है। किलियन जॉग करके आता है, हमेशा की तरह स्ट्रेस्ड, पर रिपोर्ट करता है कि कैजुअलिटीज लो हैं,
तो वो आगे पुश कर सकते हैं। एरन कार्थ से पूछता है कि सोल ड्रेक का डोमेन कितनी दूर है। कार्थ आगे पॉइंट करता है, कहता है कि रास्ते में एक अबैंडन्ड क्वारी है जहां केव्स का सिस्टम है जो सीधा गार्डियन स्पिरिट से कनेक्ट होता है। ये सुनकर एरन स्क्वाड को बताता है कि वो क्वारी तक पुश करेंगे, कैंप सेटअप करेंगे और सुबह डॉन में केव रेड करेंगे। वो ऐड करता है कि अगर रास्ते में कोई मॉन्स्टर्स जंप करने का ट्राई करें तो वो और ऑक्स फ्रंटलाइन हैंडल करेंगे। ये सुनकर कार्थ और उसके बॉयज लिटरली एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं। उन्हें वायलेंस बहुत पसंद है। नाइटफॉल तक वो क्वारी पहुंचते हैं और वाइब्स तुरंत अट्रोशियस हो जाती हैं। जगह सुपर क्रीपी है। एरन कार्थ से पूछता है कि ये माइनिंग ऑपरेशन अबैंडन क्यों हुआ था। कार्थ स्पूकी लोर ड्रॉप करता है, एक्सप्लेन करता है कि लोकल गॉब्लिन्स यहां मिनरल्स माइन किया करते थे, पर एक दिन पूरी पॉपुलेशन बिना किसी ट्रेस के हवा में गायब हो गई। एरन कजाल की तरफ मुड़ता है, जो हमारा टोकन पार्टी गॉब्लिन है, ये देखने के लिए कि क्या वो कुछ जानता है। कजाल इमीडिएटली पसीना बहाने लगता है और अपनी ही रेस पर स्निच कर देता है, चिल्लाते हुए, ब्रो मेरी तरफ मत देखो, मैं फॉरेस्ट के बाहर रहता हूं। प्लस गॉब्लिन्स हार्ड लेबर नहीं करते, मैं काम करने से ज्यादा चोरी करने में बेटर हूं। हर कोई नॉड करता है। वो ऐसे हैं, यप टोटली बिलीवेबल। क्योंकि लेट हो रहा था, एरन डिसाइड करता है कि अब टिके रहने का वक्त है। वो स्क्विशी ह्यूमन नाइट्स को टेंट्स में जाकर सोने को कहता है, जबकि ऑर्क्स नाइट वॉच हैंडल करेंगे। कट मिडल ऑफ द नाइट। एक लोन नाइट गार्ड ड्यूटी पर टेंट के बाहर बैठा है जब वो आसपास अजीब सी विंड करंट सुनता है और जायंट हेविली आर्म्ड ऑर्क ब्रोस को जगाने के बजाय ये हॉरर मूवी का रूल फॉलो करता है और अकेले क्रीपी नॉइजेस इन्वेस्टिगेट करने जाता है। वो स्टोन स्टेप्स के ऊपर मैजिकल ऑरा को फॉलो करता है और रिएक्शन देने से पहले ही उसे एक हिडन मॉन्स्टर द्वारा चेस्ट के आर पार स्क्यूअर्ड कर दिया जाता है। नाइट जोर से जमीन पर गिरता है, ब्लीड आउट हो रहा होता है, डेस्परेट होकर एरन को पुकारने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। मीनवाइल टेंट के अंदर एरन के गेमर इंस्टिंक्ट्स ऑलरेडी क्रेजी हो रहे हैं। वो अंधेरे में बैठे पजल्स के पीसेस कनेक्ट कर रहा है। गॉब्लिन्स की एक पूरी ट्राइब बस पैकअप करके गायब नहीं हो जाती। यहाँ कुछ तो रियली क्रीपी चल रहा है। कैंप के बाहर एक लिच क्लिफ के एज पर खड़ा है, बिल्कुल वहां जहां एरन ने अपना टेंट पिच किया था, और अपने स्टाफ को ऐसे वेव कर रहा है जैसे वो जगह उसकी हो। अगले ही सेकंड मिट्टी को तोड़ते हुए रॉटिंग हैंड्स बाहर आते हैं और स्केलेटल गॉब्लिन्स और टू हेडेड ज़ॉम्बी वुल्व्स हर जगह से क्रॉलिंग करने लगते हैं। सब उस ग्रोस पर्पल नेक्रोमांसी ग्लो में भीग रहे हैं। एरन एक बार भी ब्लिंक नहीं करता। वो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स ड्यूल वील्ड करता है और सीधा केओस में लॉन्च हो जाता है। एक जायंट ज़ॉम्बी वुल्फ उस पर लंच करता है और हमारा लड़का उसे देखता है और बोलता है, हाँ एक अच्छा स्प्रिंग बोर्ड। फिर उसका यूज करके मिड एयर में उसके हेड्स पर बाउंस करता है, एक फुल पार्कूर फ्लिप करता है और नीचे आते हुए अपनी ब्लेड को दूसरे स्कल में गाड़ देता है। मॉन्स्टर की मौत की चीख पूरे कैंप को जगा देती है और किलियन, कार्थ और बाकी ऑर्क्स आधे सोए हुए बाहर निकलते हैं। हाथ में वेपन्स हैं और वो ये देखकर कंप्लीटली डम्बफाउंडेड हैं कि एरन ऑलरेडी अकेले पूरे ग्रेवयार्ड को सोलो कर रहा है। किलियन बस एक सेकंड के लिए वहां खड़ा रहता है, कंप्लीटली कंफ्यूज, पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। और मीनवाइल एरन ऑलरेडी वापस एक्शन में है, लॉक इन हो चुका है एक हाफ सर्ब्रिस के साथ। अपनी स्वॉर्ड उसकी आंखों में घुसाता है, वापस जमीन पर हॉप करता है, कुछ क्लीन स्लाइसेस फेंकता है और वो चीज कोलैप्स हो जाती है। फिर वो पलट कर ऐसे देखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बोलता है, ओ तुम कुछ पूछ रहे थे। किलियन चलकर आता है और एरन पूरी चीज एक्सप्लेन करता है, बीस्ट की बॉडी से चिपके हुए छोटे स्केलेटन्स की तरफ पॉइंट करते हुए। किलियन तुरंत समझ जाता है ये माइंस वाले गॉब्लिन्स हैं। कार्थ की आंखें बड़ी हो जाती हैं और पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली मारे गए थे, और एरन बस बिंगो बोलता है और पूरा सच बताता है। लिच ने पूरी ट्राइब को वाइप आउट कर दिया और उन्हें एक इन्फिनिट रिस्पॉन फार्म में बदल दिया ताकि वो मॉज़ोलियम को उनसे गेट कीप कर सके। तो प्लान ये है, ये ट्रैश मॉब्स तब तक नहीं रुकेंगे जब तक समनिंग सर्कल चलाने वाला इंसान मर नहीं जाता, जिसका मतलब है कि किलियन और ऑक्स लाइन होल्ड करेंगे जबकि एरन बॉस हंटिंग के लिए जाएगा। ऑक्स को किसी पेपटॉक की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने क्लब्स घुमाकर स्केलेटन्स को ग्रेवल में बदल रहे हैं। किलियन भाई वो कॉम्बैट के बीच में एक फुल फैन बॉय मोमेंट में है, वो अनडेड को काट रहा है, एरन पर नजरें चुरा रहा है, इंटरनली चिल्लाते हुए कि ये आदमी उस टूटे हुए लॉर्ड से कितना अलग है जिसे वो जानता था। वो इतना लॉस्ट हो जाता है कि एरन को सोल ड्रेक टेम करते और हाउस पेंड्रैगन को ग्लोरी रिस्टोर करते हुए इमेजिन करता है कि वो एक मॉन्स्टर का सिर क्लीन ऑफ कर देता है और बस चिल्लाता है कि वो पेंड्रैगन की प्राउड कैवलरी है। वापस एरन पर, जो यहाँ स्पीयर वॉलीज डॉज कर रहा है जबकि जायंट ज़ॉम्बी स्नेक से लड़ रहा है, और वो जल्दी फिगर आउट कर लेता है कि सारा एग्रो डायरेक्टली उस पर फनल किया जा रहा है। लिच स्पेसिफिकली उसे टारगेट कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो एक मैसिव स्नेक को ब्रेन के थ्रू इंपेल करता है और पूरे कॉप्स को एक मीट शील्ड की तरह उठा लेता है। हर स्पीयर को ऐसे ब्लॉक कर रहा है जैसे वो कुछ है ही नहीं। और जब वो इस डेड स्नेक के ऊपर खड़ा कवर की तरह यूज कर रहा है, वो अपने दिमाग में मैथ भी कर रहा है। पेंड्रैगन्स का डाउनफॉल, वोल्टास, ये सब बैड लक नहीं था, कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। कोई डीप स्टेट ऑपरेशन जो एक्टिवली उसकी ब्लड लाइन को हंट कर रहा है। और डरने की बजाय ये आदमी बस ग्रिन करता है। वो बेसिकली ऐसा है, ओ तुम कंस्पिरेसी रन करना चाहते हो, कूल लेट्स प्ले। वो एक और स्नेक को क्लीनली हाफ में स्लाइस करता है और क्वाइटली खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ वापस लेने वाला है, चाहे उसे जितनी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जाना पड़े। रिस्पॉन्डिंग स्टैकअप होना शुरू हो रही है और एरन भी नंबर्स की वजह से प्रेशर फील कर रहा है। वो बैटलफील्ड पढ़ने के लिए एक क्विक सेकंड लेता है और तभी लिच कहीं से आउट ऑफ नोवेयर सीधा उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। उसकी ब्लेड ऑलरेडी एरन के गले पर है। एक क्विक लोअर डंप। एक लिच बेसिकली एक ऐसा सॉर्सरर है जिसने मोर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट को देखा और बोला, या मैं स्किप बटन दबा रहा हूं, और हमेशा जिंदा रहने के लिए अपनी सोल को एक ऑब्जेक्ट में सील कर लिया। और इन लोगों ने इतने शेडी काम किए हैं कि एम्पायर, जो यूजुअली विचक्राफ्ट को लेकर चिल रहती है, लिच को लेकर हार्ड लाइन ड्रॉ कर लेती है। ये एक इंस्टेंट सेंड द सुसाइड स्क्वाड सिचुएशन है। तो नेचुरली वो डीमन स्लेयर स्क्वाड को डिस्पैच करते हैं, इसलिए नहीं कि ये गाइस कॉम्पिटेंट हैं, ओ हेल नो, इसलिए क्योंकि अगर ये गाइस मर गए तो कोई केयर नहीं करेगा। और नॉर्मली एग्जैक्टली यही होता है। 98% कैजुअल्टी रेट,
हमारा लड़का रेवन एक्चुअली इस बारे में सोचकर अपने रुकी डेज के PTSD फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वो और उसके दो होमीज पहली बार एक लिच के बॉसरूम में घुसे थे। थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के 3 सेकंड के अंदर होमी ए को एक इनविजिबल हिट लगती है और उसका हेड बस पॉप हो जाता है। हर कोई फ्रीज हो जाता है। रेवन का दिमाग कंप्लीटली ब्लू स्क्रीन हो जाता है और रीबूट होने से पहले ही होमी बी फॉग में कुछ मूविंग स्पॉट करता है, अपना होश खो देता है, चिल्लाता है मुझे जिंदा रहना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। लिच, ये कैल्शियम डिफिशिएंट हरामी, अभी अपने थ्रोन से उठा भी नहीं होता। वो बस लेजीनेस के साथ एक फिंगर हवा में ड्रैग करता है, ईथर से एक साइड स्पॉन करता है और स्प्रिंट करते हुए होमी बी को स्नाइप कर देता है। हेड एक्सप्लोड, डबल किल। रेवन बस वहां खड़ा इसे देख रहा है। तब रेवन को वो लोकल फोकलोर याद आता है। लिच का मेन समन एक रेत है, तुम उसे देख नहीं सकते, उसका कोई हिटबॉक्स नहीं है और अगर उसकी सिकल तुम्हें छूती है तो तुम डेड हो। कट बैक टू प्रेजेंट और रेवन फ्लैशबैक से तब बाहर निकलता है जब उसे अपने नेक पर एम किए गए साइड की सूच सुनाई देती है। हमारा लड़का फ्रेम परफेक्ट पैरी हिट करता है, ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वेपन्स क्लैश करते हैं उसकी स्वॉर्ड का जेम लाइट अप हो जाता है, रेत को हाफ अ सेकंड के लिए ग्लिच करके विजिबल बना देता है। तो अब एरन वहां खड़ा कंफ्यूज्ड है, खुद से सोच रहा है कि अभी अभी क्या हुआ। तभी किलियन चिल्लाना शुरू करता है कि सोल्जर्स आउट ऑफ नोवेयर डेड गिर रहे हैं। रेवन किलियन के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ सिकल आते हुए स्पॉट करता है और उसे रास्ते से खींच लेता है और फिर वो पूरी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे रेत्स की प्रेजेंस अनयूजुअल है। जो उनसे कभी नहीं लड़ा वो रियलाइज होने से पहले ही मर जाएंगे। प्लस तुम रेत को नहीं मार सकते, उसे मारने के लिए तुम्हें लिच को मारना होगा। लिच मारो, रेत उसके साथ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि मैप इन इनविजिबल बास्टर्ड से भरा हुआ है। रेड शर्ट्स मक्खियों की तरह गिर रहे हैं और अगर रेवन अभी पीछे हट गया तो सोल्जर्स का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। बस जब चीजें कंप्लीटली कुक दिख रही थी, जमीन वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, आसमान माउंटेन ड्यू ग्रीन में बदल जाता है और ये एब्सोल्यूट लूनेटिक जिसका नाम ऑक मैजिकल है एक मैसिव स्टूपिड ग्रिन के साथ बाहर आता है। वो रेवन के शोल्डर को थपथपाता है और बोलता है मेरी बारी पेनड्रैगन बॉय। डूड अपने स्टाफ को मिट्टी में गाड़ देता है और धरती एक हाइपर लूमिनस वर्ल्ड ट्री को जन्म देती है। सॉइल से मैसिव ग्लोइंग ब्रांचेस निकलती हैं, पूरी स्केलेटन आर्मी को बुलडोजर की तरह रौंदते हुए और अनडेड ड्रैगन को नीचे से पकड़ लेती है। पूरा बैटलफील्ड इंस्टेंटली मास डिस्ट्रक्शन के एक बोटैनिकल गार्डन में बदल जाता है। रेवन नेचर के इस मैजेस्टिक डिस्प्ले को घूरता है और पूछता है ब्रो तुमने इससे शुरुआत क्यों नहीं की। क्रिडल उसे एक क्लासिक RPG एक्सक्यूज देता है, एक लंबा कूल डाउन चार्ज करने में हमेशा लगता है और सिर्फ एक बार यूज हो सकता है, तो हाँ उन्होंने बस अपना इकलौता न्यूक फोड़ दिया। रेवन उसे ऐसे देखता है जैसे वो हेट क्राइम कमिट करना चाहता हो और पलट कर कहता है ऑलराइट हमें बॉस को लोकेट करना है और उसकी आंखें इमीडिएटली दूर एक हाई क्लिफ पर लॉक हो जाती हैं। उसके पीछे का आसमान विलन पर्पल में ग्लो कर रहा है और टॉप पर लिच खड़ा था, कैजुअली ऑरा फार्मिंग कर रहा था। एरन लिच को स्पॉट करता है और ऑर्क मैजिशियन को बताता है कि उसे उसका गाय मिल गया। ऑर्क बॉय ऊपर देखता भी नहीं, वो बस कहता है कि जाओ हैंडल करो और उसे वेव ऑफ कर देता है। वो खुद मॉन्स्टर होड को होल्ड ऑफ करेगा। बस इतना ही एरन को चाहिए था। वो क्लिफ की तरफ स्प्रिंट कर रहा है जबकि स्केलेटन्स उसके सिर के ऊपर से यीटेड हो रहे हैं क्योंकि कार्थ अपने क्लब से बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। एक स्ट्रे एरो मिड स्विंग उसके शोल्डर को ड्रिल करती है। डूड फ्लिंच तक नहीं करता। एरन अपने हाथों को कप करके पूरे बैटलफील्ड पर चिल्लाता है लिच इज अप टॉप। कार्थ ब्लिंक करता है, फिर इमीडिएटली उसे सिग्नल बैक करता है। एरन डबल बैक करता है, सीधा ऑर्क के मैसिव पाम्स में जंप करता है और स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च हो जाता है। वो पूरे क्लिफ साइड को क्लियर करता है, समिट की तरफ ब्लेड फर्स्ट ड्रॉप करता है और लिच पर नीचे उतरता है। लिच बेयरली अपना स्टाफ टाइम पर ऊपर कर पाता है। इंपैक्ट दोनों को पीछे धकेल देता है और एरन अपनी स्टांस में सेटल हो जाता है। उस बंदे से निकलने वाली सफोकेटिंग पर्पल ऑरा को क्लॉक करता है और स्माइल करता है, तुम मेरी सोल इतनी बुरी तरह चाहते हो, आकर ले जाओ। फिर उसकी क्लोक हवा पकड़ती है और वो उसे फील करता है। वही घनी गलत तरह का प्रेशर उसके ठीक पीछे स्टैक हो रहा है। वो पीछे घूरता है। रेट्स बैटलफील्ड पर नहीं रुके, वो अपने बॉस के लिए सीक्रेट सर्विस प्ले करने के लिए क्लिफ पर वापस आ गए। एरन एज के ऊपर पीक करता है। कार्थ नीचे लाइन होल्ड कर रहा है पर अब सिर्फ स्केलेटन्स बचे हैं और एम्पायर बॉयज फ्यूम्स पर चल रहे हैं। ह्यूमन स्टैमिना की एक हार्ड लिमिट होती है। इस फाइट में अब एक टाइमर लग गया है। लिच की आंखें क्रिम्सन स्ट्रीक करती हैं जैसे वो चैनलिंग शुरू करता है और एरन के पैरों को कुचलने के लिए पत्थर से मैसिव जैगेड बोन हैंड्स निकलते हैं। एरन उन्हें घूरता है, कैजुअली उन्हें कन्फेटी में कट करता है और स्वॉर्ड को लिच के गले पर रखकर डिस्टेंस क्लोज करता है। फिर उसकी बॉडी में हर अलार्म एक साथ फायर करता है। वो सीधा जमीन पर लेट जाता है जैसे दो इनविजिबल साइड्स उस एग्जैक्ट एयर स्पेस से विसल करके गुजरती हैं जहां अभी उसका नेक था। वो रोल आउट करता है और अपने टीथ के थ्रू एक्सहेल करता है। ये एक बेट थी। क्लासिक पिन एंड पनिश रेट्स कास्टर को कवर कर रहे थे। लिच पर स्विंग करो और वो तुम्हारा सिर क्लीन ऑफ कर देंगे। एरन खुद को बताता है कि वो फाइट नहीं जीत रहा, उसे पहले उन्हें सेपरेट करना होगा, पर उसे रीपोजिशन करने का मौका नहीं मिलता। लिच अपने स्टाफ को आगे जैब्स करता है और फायर का एक मैसिव कॉन्सेंट्रेटेड टॉरेंट अनलोड करता है। एरन अपना गार्ड अप करता है पर मैसिव वॉल्यूम ने उसे बॉक्स इन कर दिया, कोई एस्केप रूट नहीं। राइट ऑन क्यू दोनों रेट्स उसके ब्लाइंड स्पॉट्स में डाइव करते हैं। एक इनविजिबल सिकल उसके गले के मिलीमीटर्स तक आ जाती है। फिर सोर्ड एक बार फिर वही ब्लाइंडिंग हाइपर इंटेंस ब्लू लाइट में चमकने लगती है और फिर प्योर एज्योर एनर्जी का एक शॉकवेव इतनी जोर से बाहर ब्लास्ट होता है कि लिच को फिजिकली अपनी आंखें शील्ड करनी पड़ती हैं और एरन के लिए टाइम बस रुक जाता है। वो किसी एस्ट्रल रिवर के बीच में खड़ा है, पानी उसके अगेंस्ट बह रहा है और ये एंशिएंट वॉइस थंडर की तरह उसके दिमाग में रोल करती है, तुम्हारे पास एरन पेनड्रैगन से बिल्कुल अलग सोल है। मैं देखना चाहता हूं तुम असल में क्या हो। अगर तुम मेरी पावर वील्ड करना चाहते हो तो प्रूव करो तुम इसके वर्दी हो। एक मैसिव स्पेक्ट्रल ड्रैगन नीचे झुकता है जब तक उसका स्नाउट प्रैक्टिकली उसके फेस को टच नहीं करता।
एरन अपनी आंखें खोलता है, सीधा घूरता है और नाम लेता है सोल ड्रेक। वो स्नैप बैक करता है। उसके चारों तरफ ब्लू ऑरा अब ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रो इस पॉइंट पर वो खुद ही ऑरा बन गया है। लाइट गायब हो चुकी है। लिच अपना विजन रिकवर करता है और अपने स्पिरिट्स को इसे फिनिश करने का ऑर्डर देता है। एरन ऊपर देखता है, आंखें ब्लू लाइटनिंग के साथ क्रैकल कर रही हैं और बोलता है, ओ तुम्हारे छोटे पेट्स फाइनली खुद को दिखाने का डिसाइड कर लिए। क्योंकि जब से ये नाइटमेयर शुरू हुआ है, पहली बार वो एक्चुअली उन्हें देख सकता है। दो स्केलेटल ग्रिम रीपर्स उसके ठीक ऊपर खड़े हैं। आई सॉकेट्स में वो सिक पर्पल बर्निंग फायर है। एरन अपनी दूसरी ब्लेड ड्रॉ करता है और ड्यूअल व्हील में ड्रॉप हो जाता है। रेड्स एक एब्सोल्यूट अनहिंज स्ट्रीक छोड़ते हैं और दोनों तरफ से एक साथ उस पर डाइव करते हैं। एरन अपनी ऑरा को एंकर करने के लिए अपनी ग्लोइंग सोर्ड को स्टोन में ड्राइव करता है और आने वाले रीपर्स पर दूसरी ब्लेड उठाता है और एक सिंगल स्वीप के बाद वो सिर्फ राख बन जाते हैं। लिच वहां कंप्लीटली फ्रोजन खड़ा रहता है, अपने इमॉर्टल समन को एग्जिस्ट करना बंद होते हुए देखता है। एरन धुएं से बाहर निकलता है। उसका पूरा गॉन्टलेट ठंडी ब्लू फायर में लिपटा हुआ है जो उसके आर्म पर ऊपर क्रॉल कर रहा है। वो सीधा स्टंट सॉर्सरर के पास चलकर जाता है। अपनी सोर्ड की टिप उस लिच के फोरहेड के सेंटर पर प्रेस करता है और बोलता है, ये तुम्हारे लिए एंड है, तुम हरामी। एरन एनिमेशन का एक फ्रेम भी वेस्ट नहीं करता। मैन ड्राइविंग स्टील स्ट्रेट लिच के स्कल में अगले ही सेकंड इंस्टेंटली ब्लू फ्लेम्स इस अनडेड विज़र्ड को अंदर से बाहर तक कुक कर रही हैं। लिच को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। वो बस एक वेट क्लाउड में बदल जाता है और उसका स्टाफ दो टुकड़ों में टूट जाता है और नीचे बैटलफील्ड पर पूरी स्केलेटन आर्मी मूव करना बंद कर देती है। वो मिड स्विंग फ्रीज हो जाते हैं और गिर जाते हैं। कार्ट वहां खड़ा एक स्केलेटन को लॉन चेयर की तरह फोल्ड होते हुए देख रहा है और कार्टुल तुरंत दो चार जोड़ लेता है। हाँ, एरन ने उसे फोल्ड कर दिया। फिर बोन स्क्वाड के बाकी बचे लोग उस स्टैंडर्ड ब्लैक आइस एयर फ्रेशनर मिस्ट में इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लिफ पर एरन धुंध को मून की तरफ फ्लोट होते हुए देख रहा है, फिलॉसफी झाड़ रहा है जैसे वो मरा नहीं, वो असेंड हो गया। ब्रो, उसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में बदल दिया गया, पर उसे पोएटिक मोमेंट एंजॉय करने दो। कैंप में रियलिटी सेटल हो जाती है। कुछ रेड शर्ट एक्स्ट्राज नहीं बचे और स्क्वाड जेन्युइनली इससे गुजर रही है। एरन बस उनके पीछे खड़ा है, साइलेंट प्रोटैगनिस्ट मॉरल सपोर्ट ऑफर कर रहा है और वो फॉल हुए लोगों को प्रॉपर बेरियल्स, क्रॉसेस, प्रेयर्स पूरा 9 यार्ड्स देते हैं। कट टू उस रात बाद में। कैंप शांत है। कार्टुल वॉच कीप कर रहा है जबकि हमारा लड़का उस दिन का फ्लैशबैक ले रहा है जब सब कुछ बर्बाद हो गया था। एक सेकंड वो एक लेटर पकड़े हुए है, स्माइल कर रहा है। अगले ही सेकंड पेनड्रैगन क्लैन का हेड उसके फेस पर चिल्ला रहा है। आदमी मैजिकल हैंडकफ्स में है, एक ऐसे क्राइम के लिए फ्रेम हो रहा है जो उसने किया ही नहीं। कट टू अ मेडिवल BDSM डंजन। रेवन एक पोस्ट से चेंड है। उसका HP 1% पर रिड्यूस हो रहा है। बाहर बारिश हो रही है और वो अपनी पूरी फैमिली ट्री से माफी मांग रहा है। फिर ट्रॉमा डबल डिप करता है। मेमोरी फिर से बदलती है। छोटे एरॉन की तरफ जो अपने मरते हुए डैड पर रो रहा है, सबसे बड़ा ड्रैगन राइडर बनने का प्रॉमिस कर रहा है और उन्हें न मरने की भीख मांग रहा है, पर डैड मर जाते हैं। एरन अपने टेंट में कोल्ड स्वेट में भीगा हुआ उठता है। हार्ट 180 BPM कर रही है, अपने ही बालों को ग्रिप कर रहा है और सोच रहा है कि अभी अभी क्या फक हुआ। ये एरन की मेमोरीज थी, पर वो उसके बारे में ड्रीम क्यों कर रहा था। वो थोड़ी देर इसके बारे में सोचता है जब इसे हेडेक होने लगता है। वो अपनी सोर्ड पकड़ता है और थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर कदम रखता है। कार्टूल अभी भी अप है और उसे लिंक्स देता है। इट्स 3 AM ब्रो, सो जाओ। लुक, एरन बैठ जाता है और वो बात करना शुरू करते हैं। कार्टूल उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि कैसे उसने सबकी आस बचाई। कह रहा है कि अगर वो ना होता तो वो सब कुक हो जाते। पर तभी एरन अपनी सोर्ड निकालता है और बोलता है, ये मैं नहीं था, इस सोर्ड ने मुझे बचाया। इस चीज का नाम विडोज वेल है। एरन स्टील पर इनग्रेव्ड ड्रैगन को देखता है और रियलाइज करता है कि क्रेजी ब्लू पावर स्पाइक जो उसे पहले मिली थी। कार्टूल पूछता है कि क्या इसका फॉरेस्ट के गार्डियन से कोई लेना देना है। एरन नॉट करता है और एक्सप्लेन करता है कि सोर्ड के पास सोल्ड की पावर है और सोल्ड के पास ये है। पर वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे इससे पहले उसे बैटलफील्ड पर सोल ड्रेक के साथ हुई कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है। उसे याद आता है कि सोल ड्रेक के पास अल्टीमेट पावर है और वो सब कुछ देख सकता है और यही वजह है कि वो जानता है कि रेवन एरन नहीं है। फिर एक बार फिर उसे ड्रीम याद आता है जिसमें वो जोनिंग आउट हो रहा है। कार्टूल उससे पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ गलत है और हमारा लड़का तुरंत उसे वो अनॉयड लुक देता है। एरन को वैसे देखकर कार्टूल बहुत डर जाता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। एरन अपना हाथ उसके सिर पर रखता है, उसे बताता है कि ये उसकी गलती नहीं है, उसे बस एक नाइटमेयर आया था और फिर वो कैंप में वापस चला जाता है। अगली सुबह सूरज निकलता है, सब जाग चुके हैं और कार्ट फैंटेसी स्टोरी के सबसे स्कैरियस्ट वर्ड्स के साथ साइलेंस ब्रेक करता है। मुझे कुछ गलत लग रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब रेजिडेंट डीमन तुम्हें बोले कि वाइब्स ऑफ हैं, तो अपने बैग्स पैक कर लेने चाहिए। कार्टूल इंस्टेंटली एग्री करता है, ये कहते हुए कि उनका सर्वाइवल रेट अभी सीधा नोज डाइव कर चुका है। राइट ऑन क्यू, केव से ऑमिनस ब्लू स्मोक बाहर निकलना शुरू हो जाता है। किलियन पॉइंट आउट करता है कि डीमंस के पास इन चीजों के लिए रेडार होता है, जिसका मतलब है कि उस केव के अंदर जो कुछ भी बैठा है उससे ये डीमन तक बुरी तरह टेरिफाइड है। एरन उस धुएं को घूरता है और उसका दिमाग इमीडिएटली क्लॉक करता है कि इसका कुछ न कुछ कनेक्शन मॉज़ोलियम के साथ है। एरन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और उस कर्ज के बारे में सोचता है जो वो उनका ओ करता है। प्लस सोल्ड्रेक एरन का इंतजार कर रहा है, तो वो अब पीछे नहीं मुड़ सकता। वो स्लो मोशन में विडोज वेल निकालता है, ब्लेड की टिप मिट्टी में ड्राइव करता है, अपनी आंखों में जीरो फियर लिए स्क्वाड की तरफ देखता है और बोलता है, गेट रेडी मैन। कट टू डंजन के अंदर और कार्थ एक सिंगल टॉर्च पकड़े हुए है। पर क्यों ब्रो? ये जगह पहले से ही आसपास के सारे क्रिस्टल से शाइन कर रही है। अचानक कार्थ हार्ड ब्रेक्स लगाता है, उसकी पोस्चर स्नैप होती है, कान घूमने लगते हैं और ब्रो फुल ब्लडहाउंड मोड में चला जाता है। वो स्निफ करना शुरू करता है, फिर एक साइड टनल की तरफ पॉइंट करके बोलता है, ये यहाँ है। किलियन उस क्रेजी ट्रैकिंग के लिए उसे रिस्पेक्ट देता है और उसकी प्रेज करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि ऑर्क्स के सेंसेस सच में क्रेजी होते हैं। ये लोग माना के नेचुरल फ्लो को ट्रैक करके हिडन वाटर सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, जो कि बहुत मैसिव एडवांटेज है।
क्योंकि एक जायंट अंडरग्राउंड जियोड में ट्रैकिंग करना तुम्हारी किडनीज को बहुत जल्दी बीफ जर्की बना देगा। तो वो ऑर्क को पार्टी के टॉम टॉम की तरह एक्ट करने देते हैं, और जैसे ही वो कॉरिडोर में कदम रखते हैं, जिप टाइनी ग्लोइंग लाइट के मोड्स उनके सरों के आसपास बज करने लगते हैं। सभी ऊपर देखते हैं और बूम, हम ऑफिशियली एक डिज्नी मूवी में एंटर कर चुके हैं। दो हाई टियर एलिमेंटल स्पिरिट्स, एक नियॉन पिंक और एक इलेक्ट्रिक ब्लू, लड़कों के आसपास प्लेफुल लूप्स बना रही हैं, अपनी लाइफ फुली एंजॉय कर रही हैं, जबकि स्क्वाड वहां फ्रोजन खड़ी है, ये सोचती हुई कि आखिर चल क्या रहा है। एरन कार्टूल से पूछता है कि क्या ये चीजें डेंजरस हैं। कार्टूल अपना सर हिलाता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं इन चीजों को यहां देखकर सरप्राइज्ड हूं। इस केव में आसपास ऑलमोस्ट कोई लाइफ फोर्स नहीं है, प्लस ये एक ऐसी जगह है जो अर्थ गॉडेस की रीच से बाहर है, जिसका मतलब ये यहां होनी ही नहीं चाहिए। एरन 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचता है और बोलता है शायद ये लोग यहां फंसे हुए हैं। जब लड़के डिवाइन लॉइटरिंग टिकट की कॉस्ट एक्टिवली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एरन की आंखें वाटरफॉल पर लॉक हो जाती हैं। डेड सेंटर में गिरते हुए पानी के ठीक पीछे एक ग्लोइंग क्रेस्ट छिपा हुआ है। वो उस पे पॉइंट करता है। यो टेल मी आई एम नॉट ट्रिपिंग, क्या वो एक लिटरल गॉड टियर शील्ड है जो वॉल में स्टक है? वो वही था, पर इससे पहले कि कोई उस पर हक जताए, लेक स्वर्ल करने लगती है। पानी वायलेंटली बॉयल होना शुरू होता है। मैसिव बबल सरफेस पर आते हैं और एक स्प्लिट सेकंड बाद प्रेशराइज्ड वाटर से बना एक स्काईस्क्रेपर के साइज का स्नैपिंग टर्टल गहरे पानी से इरप्ट होता है। एक ऐसा जबड़ा खोले जो एक होंडा सिविक को निगलने के लिए काफी है। कास्ट चिल्लाना शुरू करता है कि रूम बॉस स्पॉन हो गया है, और ये काइजू इमीडिएटली उन पर रेजर शार्प हाइड्रोस्पियर्स बरसाना शुरू कर देता है। लड़के गीली चट्टानों के पीछे डाइव करके अपनी जान बचा रहे होते हैं, जबकि एरन क्विक मैथ करता है और चिल्लाता है ये हमें हंट नहीं कर रहा, ये उस ड्रॉप को गार्ड कर रहा है। अब एक नॉर्मल इंसान यहाँ डिफेंसिव कवर लेता। एरन ने भगवान को टेस्ट करने का डिसाइड किया। वो अपनी क्रिस्टल सोर्ड निकालता है और कैजुअली एक मल्टी टन रेजिंग वाटर डेटी की तरफ स्ट्रोल करता है। किलियन पीछे खड़ा अपनी आवाज खो रहा है, ब्रो तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। पर एरन अपने ही जोन में है। वो शोर लाइन तक चलकर जाता है, जबकि टर्टल अपना सेकंड हाइड्रो पंप चार्ज कर रहा होता है। वो ग्लोइंग ब्लेड को सीधा उसके स्नाउट पर रखता है, इस एंशिएंट स्पिरिचुअल एंटिटी की आंखों में सीधा देखता है और बोलता है काम डाउन। टर्टल इनफैक्ट शांत नहीं होता, वो सीधा उसके फेस पर स्क्रीच करता है। तो एरन का ऑरा स्पाइक होता है, उसकी आंखें डेड और कोल्ड हो जाती हैं, और वो कमांड रिपीट करता है। क्रिस्टल सोर्ड कैवन की लाइट कैच करती है और उसने बीस्ट पर स्लैश तक नहीं किया। उस स्टील से निकलने वाले शेयर होली प्रेशर ने उस मॉन्स्टर को वायलेंटली एक्सप्लोड कर दिया। जब मिस्ट क्लियर होती है, एरन वहां पूरा भीगा हुआ खड़ा होता है। बॉस के न्यूक होने के बाद वाटरफॉल पार्ट हो जाता है और अपना प्राइज रिवील करता है, एक लेजेंडरी शील्ड जिसमें पेनड्रैगन क्रेस्ट लगा हुआ है। किलियन उसे झटपट उठाता है, स्टैट्स पढ़ता है और अपना दिमाग खो बैठता है, क्योंकि उसके पास एक ब्रोकन एओई पैसिव है जो पूरी पार्टी को ऑटो हील करता है। ऑक्स वाटर स्पिरिट को अकेले पेलने के लिए एरन की पीठ थपथपाते हैं और एरन ऑकवर्ड एनिमे लाफ देता है, हाँ या क्रेजी रिफ्लेक्सेस। पर इंटरनली ब्रो अपने बूट्स के अंदर तक पसीने से भीग रहा है। वो अपने हाथ को नीचे देखता है, क्योंकि उसने वो खुद नहीं किया था। उस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे उसे कंट्रोल किया जा रहा हो, सोर्ड ने खुद को स्विंग किया था। जब वो बाहर आने के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, पार्टी लोअर पर आर्ग्यू करना शुरू कर देती है। ऑक्स क्लेम करते हैं कि ये फॉरेस्ट गार्डियन का ब्लेसिंग था, पर किलियन के पास दूसरी थ्योरी थी। वो डेड श्योर था कि ये पेनड्रैगन पावर है, पर जिस सेकंड एरन वो लास्ट नेम सुनता है, उसका दिमाग इमीडिएटली सुबह देखे हुए ड्रीम के विजुअल्स थ्रो करने लगता है। वो खुद को याद दिलाता है कि वो पेनड्रैगन नहीं है, वो रेवन वॉल्ट है। कट टू कुछ मोमेंट्स बाद वो स्टेयर्स के टॉप पर पहुंचते हैं और फ्रीजिंग नाइट में कदम रखते हैं। किलियन कोर्टयार्ड के उस पार पॉइंट करता है और सेलिब्रेट करना शुरू करता है। हम पहुंच गए। उनके सामने खड़ा था पेनड्रैगन मॉज़ोलियम। अगले ही सेकंड एरन की सोर्ड फिर से एक्टिवेट हो जाती है और किलियन पीछे चिल्लाता है कि कैसे सोर्ड वही सेम चीज दोबारा कर रही है। एरन उसे टाइट ग्रिप करता है और बोलता है मुझे कुछ फील हो रहा है। वो सोर्ड आगे पॉइंट करता है और रियलाइज करता है कि वो मॉज़ोलियम के ठीक सामने खड़े हैं। ब्लेड की टिप ब्राइट बर्न कर रही है और फिर डोरवे से एक थिक फॉग सीधा बाहर आना शुरू हो जाती है। कार्ट इसे देखने वाला पहला बंदा था और वो इमीडिएटली फ्रीक आउट करने लगा, पूछते हुए कि ये फॉग कहां से आई। पर एरन ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी सब मिस कर गए। उसके अंदर कुछ हिल रहा है। वो चिल्लाना शुरू करता है, कुछ आ रहा है, पर उसके दिमाग में उसे पहले से पता था। 2 खुर पहले फॉग को चीरते हुए बाहर आते हैं, एक वाइल्ड गैलेक्टिक पर्पल ग्लो के साथ, और फिर पूरा राइडर सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है। एरन स्क्वाड को ब्लॉक करने के लिए आगे स्टेप करता है, पर उसके पीछे खड़े ऑर्क्स कंप्लीटली डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, वो क्या ये? किलियन अपना दिमाग खो देता है और चिल्लाता है, ये गॉर्डन है। एरन लॉक इन करता है, स्वॉर्ड ऊपर करके कंफर्म करता है, गॉर्डन पेनड्रैगन। और श्योर इनफ वहां पिछले एरा का मेन कैरेक्टर खड़ा था। कार्ट और ऑर्क गैंग फाइनली उस फिगर को रिकॉग्नाइज करते हैं और बोलते हैं ये प्रीडिसेसर है। एरन उस बंदे को स्क्विंट करके देखता है और नोटिस करता है कि उसकी बॉडी ट्रांसलूसेंट है और सोचता है कि क्या ये चीज कोई गोस्ट है। पर तभी एरन का दिमाग स्पाइरल करने लगता है, वेट, मैं इसे जानता कैसे हूं? एक बार फिर उसके दिमाग में वो यादें सरफेस होने लगती हैं जो उसकी नहीं थी। इससे पहले कि वो इसके साथ प्रोसेस कर पाए, गॉर्डन अपनी सोर्ड निकालता है। उसकी चीज में भी वही शाइनिंग फीचर है। लाइट का एक मैसिव बीम आसमान की तरफ शूट करता है। ये इतना ब्राइट होता है कि पूरी स्क्वाड अपनी आंखें कवर कर रही होती है, चेहरा शील्ड करके दूर देख रही होती है। और फिर एरन अपनी उंगलियों के बीच से झांकता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मॉज़ोलियम के ठीक पीछे से उड़ते हुए सीधा उनकी तरफ एक ड्रैगन आ रहा था। पूरी स्क्वाड एक साथ ऊपर देखती है और एनर्जी इमीडिएटली शिफ्ट हो जाती है। इस क्रीचर के आसमान भर में फैलने वाले इनॉर्मस व्हाइट विंग्स हैं। हर कोई इस मैजेस्टिक बीइंग को देखकर दंग रह जाता है, वेल टाटू और कजाल को छोड़कर। ये दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भी मोमेंट अपनी पैंट में कर देंगे। ड्रैगन एरन से आंखें लॉक करता है। वो एक छोटी स्माइल देता है और बोलता है, तो तुम फाइनली यहां आ गए सोल्ड्रेक।
ड्रैगन स्क्वाड के ऊपर से लो स्वूप करता है। उसके पंखों की हवा लगभग सबको साइडवेज गिरा देती है और गॉर्डन के ठीक पीछे लैंड करता है। वो एक बॉडीगार्ड की तरह अपनी टेल उसके चारों तरफ कर्ल करता है और बस ग्रुप को घूरता है। किलियन ऊपर देखता है और विस्पर करता है, ये इनक्रेडिबल है। ऑक्स बोलते हैं गार्डियन स्पिरिट और एरन का फेस कंप्लीटली ब्लैंक है। तभी एक आवाज आती है, तुम कौन हो? एरन लगभग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। किलियन फ्रीक आउट करने लगता है। लॉर्ड गॉर्डन ने कुछ बोला, पर कार्थ ऑब्वियस बात पॉइंट आउट करता है, वो एक रेत है, वो कैसे बोल सकता है? एरन उन्हें डेड इनसाइड एक्सप्रेशन देता है और सोचता है, यप, ये एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है जैसे पहले गया था। फिर उसे पास्ट की एक बात याद आती है। उसने ये आवाज पहले भी बैटलफील्ड पर सुनी थी जब वो पहली बार एरन से मिला था। उसे इमीडिएटली रियलाइज होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। बोलने वाली एंटिटी गॉर्डन नहीं बल्कि ड्रैगन खुद है। एरन सोर्ड ग्रिप करता है। ड्रैगन वापस रिपीट करता है, तुम कौन हो? स्क्वाड एरन को ऐसे देख रही है जैसे, ब्रो कुछ तो बोलो, पर वो वहां फ्रोजन खड़ा रहता है। फिर फाइनली वो चिल्लाता है, मैं एरन पेनड्रैगन हूं। ड्रैगन की आंखें स्पार्कल करती हैं और वो पास झुकता है। इतना पास कि स्क्वाड पीछे स्क्रैम्बल करते हुए चिल्लाने लगती है, ये बहुत पास है, ये बहुत पास है। सोल्ड्रेक एरन की आंखों में सीधा घूरता है और बोलता है, तुम एरन पेनड्रैगन नहीं हो। ये मत सोचना कि तुम मेरी नजर को धोखा दे सकते हो। और एरन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस शॉक्ड ऊपर देखता है, कंप्लीटली आउट ऑफ वर्ड्स। ड्रैगन की आंखें कुछ डीपर पहचानती हुई लगती हैं और वो कहता है, मैं दोबारा पूछूंगा, तुम कौन हो? अचानक हमें उस दिन का एक और फ्लैशबैक हिट करता है जब सब कुछ हमारे लड़के के लिए बर्बाद हो गया था। और अचानक वो चिल्लाना शुरू करता है, जमीन पर गिरता है, अपना सर पकड़ता है और चिल्लाता है, मैं आखिर हूं कौन? ब्रो का एक प्रॉपर आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। तो सोल्ड्रेक हमारे लड़के को एक सिंगल ब्रेथ भी लेने नहीं देता। वो उससे वही तुम कौन हो वाला क्वेश्चन फिर हिट करता है। और जैसे ही वो ये कहता है, एरन की हर बुरी मेमोरी एक साथ फ्लड होकर अंदर आने लगती है। पहले वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फिर नाइट्स चलते हुए आते हैं, उसके फेस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यादें एक के ऊपर एक स्टैक होती जाती हैं और एरन बस वहां बैठा चिल्ला रहा होता है, मैं ये सब दोबारा नहीं देखना चाहता। पर नहीं, सोल्ड्रेक को कोई परवाह नहीं। ड्रैगन उसकी खोपड़ी में ऐसे छानबीन कर रहा है जैसे वो किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहा हो। फिर यादें शिफ्ट होती हैं ऑर्क्स के साथ उसकी पहली मुठभेड़ पर। उसके सर का दर्द स्पाइक होता है, पर इस बार ये डिफरेंट लगता है और एरन इसे क्लॉक करता है। सोल्ड्रेक सिर्फ उसे टॉर्चर नहीं कर रहा, ड्रैगन इंटेंशनली उसे ये सब दिखा रहा है। और फ्लैशेस आते हैं। अब एक आदमी और एक औरत एक बेबी की तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं। एरन बोलता है, वेट, क्या ये मेरी यादें हैं भी? वो उस औरत को ध्यान से देखता है। वो ड्यूक की वाइफ है और बगल वाला आदमी गॉर्डन है। फिर सोफा पर वो बेबी एरन को गोद में लिए बैठी हैं जबकि गॉर्डन बच्चे के साथ खेल रहा है। और एरन उस बच्चे को गिगल करते हुए देखकर सोचता है, क्या वो मैं हूं? किलियन भी वहां है। बेबी एरन का पीछा कर रहा है, उसके साथ मस्ती कर रहा है। एरन अब इसे और हैंडल नहीं कर सकता। वो सोल्ड्रेक पर स्टॉप करने के लिए चिल्लाता है, पर ड्रैगन कंटिन्यू करता है। अब एरन सोफा पर रीडिंग कर रहा है। उसकी छोटी बहन उसके बगल में एक बेबी पकड़े खड़ी है। फिर सबसे वर्स्ट हिट आती है, उसके डैड की मौत। पूरी फैमिली आसपास खड़ी रो रही है, उनसे टिके रहने की भीख मांग रही है। वो ओल्ड मैन आखिरी बार अपनी आंखें खोलता है, अपना हाथ आगे करता है और बस रुक जाता है। सभी अपने सर झुका लेते हैं। नेक्स्ट मेमोरी, वही गट पंच एनर्जी। एरन फ्यूनरल के बाद कंप्लीटली रेक्ट, खुद को रूम में लॉक करके अपने फादर की घोड़े पर पेंटिंग बना रहा है। और ये सब उसकी एक्चुअल बॉडी पर रियल टोल ले रहा था, क्योंकि अब वो फ्लोर पर खून उल्टी कर रहा था। किलियन इसे देखता है और चिल्लाता है, योर ग्रेस। ऑक्स सब एक साथ चिल्लाते हैं। एरन, सोल्ड्रेक को अभी भी कोई परवाह नहीं। वो वापस उसका नाम पूछने लगता है। एरन अपने ही खून से चोक कर रहा होता है, बेयरली कॉन्शियस, और वो जबरदस्ती बाहर निकालता है, मैं रेवन वॉल्ट हूँ। फिर वो दोबारा अपनी आंखें बंद करता है, ये सोचकर कि अब उसे रेवन की यादें मिलेंगी। पर नहीं, पहले बस डार्क होता है, फिर फेसेस सरफेस होने लगते हैं। जिस मोमेंट वो एरन के रूप में जागा था, लिंजे वहां टेरिफाइड खड़ी थी। फिर एक लड़की एक छोटे बच्चे के साथ रैबिट पकड़े खड़ी थी, आयरीन और मिया। मिया स्प्रिंट करते हुए आती है और उसे हग करती है। एक और फ्लैश, एलिना उससे लिपटी हुई, उनकी आंसू गिर रहे हैं। फिर वो हार्पी, वो गॉब्लिन और वो बड़ा ऑग ब्रॉल, जहां वो अपने एनिमीज पर स्मग कर रहा है जबकि पूरी स्क्वाड उसके पीछे है और कार्टल जमीन से रूट्स का फॉरेस्ट निकाल रहा है। फिर सबसे रीसेंट चीज, वो और उसका क्रू उस क्रिस्टल केव में चल रहे हैं। वो अभी भी फ्लोर पर चोक कर रहा होता है जब उसे सुनाई देता है कि उसकी स्क्वाड उसके लिए चिल्ला रही है कि होल्ड ऑन करे, बस इसे एंड्योर करे। पर उसे इस हालत में देखकर वो और टॉलरेट नहीं कर सकते। किलियन और ऑक्स एरन और ड्रैगन के बीच में खुद को झोंकने ही वाले होते हैं। कार्थुल कार्थ से पूछता है कि क्या गार्डियन स्पिरिट के अगेंस्ट जाना सच में स्मार्ट मूव है, और कार्थ बस बोलता है, एरन मेरा दोस्त है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। पर कार्थुल उसका हाथ पकड़ता है और चिल्लाता है, क्या तुम सीरियसली उस चीज से लड़ना चाहते हो? एरन अपनी सोर्ड पकड़ता है, उसे जमीन में गाड़ देता है और उसका सहारा लेकर खुद को ऊपर खींचता है। ड्रैगन की आंखों में सीधा घूरता है और बोलता है, मैं डची ऑफ पेनड्रैगन का राइटफुल एयर हूं। एरन पेनड्रैगन और उसके डेड डैड ये सब देखते हुए प्राउड लगते हैं, उसे एक आखिरी स्माइल फ्लैश करते हैं और फेड आउट हो जाते हैं। फिर जब हमारा लड़का अभी भी पीसेस को जोड़ रहा होता है, सोल्ड्रेक अपना सर पीछे करता है और एक एब्सोल्यूट मैसिव रोर अनलीश करता है। आवाज से ही नाइट्स उड़ जाते हैं और ऑर्क्स अपने कान पकड़ लेते हैं। फिर ड्रैगन शांत होता है, अपना सर झुकाता है, एरन से आंखें लॉक करता है और कहता है, हमारा प्लेज कंप्लीट हो चुका है। एरन पेनड्रैगन और रेवन वॉल्ट, तुम ही वो हो जो पेनड्रैगन्स के सक्सेसर बनोगे। एरन अपनी सोर्ड पर लीन करता है और स्माइल करता है और उसकी पूरी स्क्वाड स्प्रिंट करते हुए उसके पास आती है, पूछते हुए कि क्या वो ठीक है। एरन के गाल पर खून बह रहा है,
पर वो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बोलता है मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो। फिर वो उन्हें बताता है ओथ कंप्लीट हो गया, ड्रैगन ने मुझे चूज कर लिया। और हर कोई एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, इसे प्रोसेस करते हुए इससे पहले कि बात उनके दिमाग में बैठे। किलियन अपने हाथ हवा में उठाता है, चिल्लाते हुए कि एरन चूज हो गया है और पेनड्रैगन्स का फ्यूचर अब सेफ है। कार्टुल ग्रिन कर रहा है, अब वो गार्डियन स्पिरिट के साथ बॉन्ड हो चुका है। कार्थ भी सेलिब्रेट कर रहा है, या ये बंदा लिटरली इकलौता है जो ये पुल ऑफ कर सकता था। और फिर ड्रैगन धीरे से अपना सर आसमान की तरफ उठाता है। एरन इसे नोटिस करता है और ऊपर देखकर पूछता है क्या हुआ। सोल्ड्रिक आसमान की तरफ देखता है और रिप्लाई करता है हमारे पास कंपनी आई है। एरन दूर देखता है और इन मैसिव डार्क शेप्स को क्लॉक करता है। पहला थॉट एकदम सीरियस, ओ बर्ड्स। आधा सेकंड बाद उसका दिमाग कैचअप करता है और उसके मन में प्योर हॉरर छा जाता है। नहीं 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 नहीं। उसके बगल वाला ऑक पेल पड़ जाता है और चिल्लाना शुरू करता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि वो बर्ड्स नहीं थे, वो ड्रैगन्स की एक पूरी दीवार थी जो तेजी से करीब आ रही थी। कजाल चिल्ला रहा है, टाटा इतना वायलेंटली कांप रही है कि वो ऊपर देखेगी भी नहीं। सेकंड्स के अंदर 6 एब्सोल्यूट मैसिव यूनिट्स ऊपर आसमान में सर्कल कर रहे थे। तभी आउट ऑफ नोवेयर एक आवाज ड्रॉप होती है पूछते हुए कि क्या ये क्वीन का नया कॉन्ट्रैक्टर है। एरन स्पिन करता है और वहां एक ह्यूज पर्पल ड्रैगन उसे स्टेयर डाउन कर रहा था। सोल्ड्रिक उन्हें भगाने की कोशिश करती है, पूछती है कि उसने उन्हें समन नहीं किया तो वो यहाँ क्यों है। पेनड्रैगन्स के साथ उसका बिजनेस इन लोगों से रिलेटेड नहीं है। एक ग्रीन ड्रैगन इग्वान उसके पीछे स्लाइड करता है और बोलता है इस बार नहीं। वो उसकी तरफ घूमती है और इग्वान इमीडिएटली अपना सर झुकाता है और बोलता है कि उन्हें आना पड़ा क्योंकि ये जरूरी था। क्या आपको नहीं पता क्यों? सोल्ड्रिक बस उसे ऐसे देखती है जैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे क्वेश्चन करने का राइट रखते हो। और इग्वान इंस्टेंटली अपना मुंह बंद कर लेता है और सर झुका लेता है, रिस्पेक्ट द हायरार्की। फिर ब्लैक ड्रैगन उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है माय क्वीन, मैं इस इंसान में सिर्फ आपका ऑरा सेंस नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें डीमन गॉड का ऑरा भी सेंस कर रहा हूं। एरन का फेस वही अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है, वो कंप्लीटली लॉस्ट होकर फ्राउन करता है जैसे अब ये क्या नया बवाल है। सोल्ड्रिक ये सब टॉलरेट नहीं करती, वो अपने विंग्स स्प्रेड करती है और अपनी पूरी ताकत से एक स्क्रीम छोड़ती है। एक ऐसी तेजी से हवा पूरे मैदान में घूमती है जो नाइट्स को उड़ाकर फेंक देती है, पर बाकी ड्रैगन्स फ्लिंच तक नहीं करते, वो बस देखते हैं और वो उन्हें फ्लैट आउट बोलती है अनवांटेड गेस्ट्स उसकी टेरिटरी से निकल जाएं। वो ये ड्रैगन क्वीन के रूप में ऑर्डर कर रही है। और एरन बहुत धीरे से घूमता है और बात फाइनली उसके दिमाग में लैंड करती है। वो सोल्ड्रिक को देखता है और बोलता है वेट, तुम ड्रैगन्स की क्वीन हो। ड्रैगन्स एक दूसरे को देखते हैं। ब्राउन ड्रैगन एक बार फ्लैप करता है और सभी लिफ्ट ऑफ करना शुरू करते हैं। पर्पल ड्रैगन जाने तक पूरे टाइम उस पर लॉक्ड रहता है। ब्लैक ड्रैगन बोलता है हम आज रिट्रीट कर रहे हैं, पर अगर इस इंसान ने कभी दोबारा हमारी लैंड्स पर पैर रखा तो इसमें से कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा। विंग्स बीट होते हैं और सभी 6 दूर आसमान में गायब हो जाते हैं। सोल्ड्रिक बस आसमान को देखती रहती है। ऑर्क फाइनली ऐसे सांस छोड़ता है जैसे उसने पूरे सीन में सांस रोक रखी थी और बोलता है ओके, अभी आखिर हुआ क्या। गॉब्लिन जो अभी भी उस टेरिफाइड हार्पी के ऊपर बैठा था बोलता है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और ऑर्क एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन की आवाज सिर्फ उसी तक पहुंचती है जिससे वो बात कर रहा हो। उन्होंने पहली आवाज गॉर्डन के थ्रू कुछ मिनट पहले सुनी थी, पर अभी वाली कॉन्वर्सेशन कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंस, जिसका मतलब था कि एरन इकलौता था जो सब कुछ सुन रहा था। वो नोट करता है कि पूरा एक्सचेंज सिर्फ उसने सुना और सोल्ड्रिक तभी शांत हुई जब ओथ सील हो गया। वो इसे दिमाग के कोने में स्टोर कर लेता है, बाद में फिगर आउट करेगा। फिर वो बस सर पीछे करके खड़ा रहता है, दिमाग में घंटियां बज रही हैं। 6 ड्रैगन्स, एक गॉड ऑफ ड्रैगन्स, एक डीमन गॉड। वो बोलता है भाई, मुझे यहां हो रही किसी भी चीज के बारे में कुछ घंटा नहीं पता। वो सोल्ड्रिक को आसमान देखते हुए नोटिस करता है और सोचता है कि शायद वो उसे फाइनली बता ही देगी कि वो क्वीन है। उसे रीबॉर्न होना याद आता है, अभी भी आइडिया नहीं है कि ये क्यों हुआ, और वो फिर से फ्राउन करता है। तो वो उसकी तरफ मुड़ता है, क्वीन पलटती है और एरन एक हल्की स्माइल के साथ हाथ उठाकर बोलता है हे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, और क्या आप प्लीज थोड़ा नीचे झुक सकती हैं, मेरी गर्दन दुख रही है। सोल्ड्रिक वापस स्माइल करती है, उसे देखती है और बोलती है कि उसके पास इससे बेहतर चीज है। एरन बोलता है हाँ, और तभी वो लाइट अप होती है, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है। किलियन इसे देखकर पैनिक करता है, चिल्लाता है कि वो वैनिश हो रही है, और फिर एक फ्लैश पूरे मैदान को वाइट आउट कर देता है। एरन अपना हाथ आगे करता है, लाइट इतनी ब्राइट होती है कि देखा नहीं जा रहा था, और जब वो धीरे से हाथ नीचे करता है कंप्लीटली क्लियर एम्प्टी स्काई, कोई ड्रैगन नहीं। वो स्ट्रेट पैनिक में चिल्लाता है ऊपर देखते हुए, और उसकी आवाज वहां से आती है जहां वो देख नहीं रहा था। वो फ्राउन करके नीचे देखता है और उसके सामने एक ब्लू फ्लेम जल रही होती है। उसमें से पहले हील्स का पैर निकलता है, फिर लेग्स, फिर एक पूरी औरत, ग्रे हेयर और एक गॉर्जियस ब्लू ड्रेस, और ड्रैगन का बचा हुआ इकलौता हिस्सा था उसकी बैक पर लगे विंग्स का पैर। वो उसके पास चलकर आती है, उसकी आंखों में सीधा देखती है और बोलती है मैं यहाँ हूँ। एरन बस वहां खड़ा सोच रहा होता है, हाँ, सोल्ड्रिक का फिगर सच में सॉलिड है। तो सोल्ड्रिक अपने आसपास के हर शॉक्ड फेस को स्ट्रेट अप इग्नोर करती है। किलियन, ऑक्स सभी इस फैक्ट पर घूर रहे थे कि एक ड्रैगन अब एक ग्रे हेयर ड्रैगन वाइफू बन चुकी है, और वो एरन की तरफ ऐसे मुड़ती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बोलती है तुमने कहा था तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो क्या है वो। कट टू द रोड, हर कोई अब राइड करके निकल रहा है। एरन हॉर्स पर है और सोल्ड्रिक पीछे चलकर आ रही है, और वो दोनों एक ऐसी डीप कॉन्वर्सेशन में है जिसमें कोई और घुस नहीं सकता। कर्टूल किलियन के पास झुकता है और बोलता है हे, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो दोनों आखिर बात क्या कर रहे हैं। और किलियन बस अपनी ब्राउज फरो करके बोलता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद जाकर पूछ लो। शामन उसे एक लुक देता है, भाई मेरे, हम ऑक्स हैं, हम ऐसे ही किसी गार्डियन स्पिरिट के पास नहीं जा सकते। और किलियन कहता है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
अगर तुम उनके ठीक बगल में खड़े हो जाओ तब भी तुम्हें एक वर्ड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यही बात थी जो वो सब पीस टुगेदर करने लगे थे। एरन के अलावा कोई भी उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकता था। किसी रीजन से एरन उसे परफेक्टली फाइन सुन रहा था और किलियन वहां बैठा सोच रहा होता है, वेट, एक ड्रैगन जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मैंने कभी ऐसा होने के बारे में सुना तक नहीं। फिर किलियन उन दोनों को आगे वॉक करते और बात करते देखकर ग्रिन करता है और ऐड करता है, प्लस वो काफी गॉर्जियस है। शमन बस उसे घूरता है और कहता है, वेल, हम ऑर्क्स ये सब नहीं समझते। आगे एरन एक्चुअली आंसर्स पाने की कोशिश कर रहा होता है। वो हाथ हिलाता है और बोलता है, वो ड्रैगन्स जो यहाँ टपक पड़े थे उनका क्या सीन था? उन्हें हमारा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम दोनों बेसिकली लड़ने ही वाले क्यों थे? सोल्ड्रेक आगे देखती है, थोड़ा सोचती है और जवाब देती है, तुम वक्त आने पर समझ जाओगे।